नमस्ते। असली ताकत क्या है? अकेले खड़े रहने में या फिर एक साथ मिलकर लड़ने में? शैडो स्लेव के एक बहुत ही अहम अध्याय में हमारा हीरो सनी इसी बड़े सवाल से जूझता है और यहीं से शुरू होती है उसकी कहानी, एक अकेले भेड़िए से एक झुंड का लीडर बनने तक। कहानी की शुरुआत होती है मास्टर जेट की एक चेतावनी से। उन्होंने कहा था, सपनों के दायरे में कोई भी अकेले जिंदा नहीं रह सकता। अब ये सलाह सनी के सब कुछ अकेले करूंगा वाले एटीट्यूड के बिल्कुल खिलाफ थी। वो इसे हमेशा से नजरअंदाज करता आया था, पर अब हालात उसे इस सच का सामना करने पर मजबूर कर रहे थे। तो सनी के इस पूरे बदलाव को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक जीत उसके विश्वास को हिला देती है, फिर वो अकेले भेड़िए वाला सबक कैसे सीखता है, कैसे उनकी टीम एक जबरदस्त शिकार करने वाली मशीन बनती है, कैसे वो साथ मिलकर एक मुश्किल चढ़ाई पार करते हैं, और आखिर में सनी ताकत को लेकर एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मोड़ से। यहां एक ऐसी जीत होती है जिसकी उम्मीद नहीं थी, एक ऐसी जीत जो सनी के मैं अकेला ही सबसे मजबूत हूं वाले विश्वास की नींव हिलाकर रख देती है। सोचिए जरा, सिर्फ 10 सेकंड, मतलब जिस खूंखार मॉन्स्टर को अकेले हराने में सनी को घंटों लग सकते थे, वो नेफिस के साथ बस 10 सेकंड में ढेर हो गया। ये इतनी तेजी से हुआ कि सनी को खुद यकीन नहीं आया। ये तो उसकी सोच से एकदम बाहर की बात थी। और इस जीत का इनाम क्या मिला? 16 शैडो फ्रैगमेंट्स। ये फ्रैगमेंट्स उनकी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये टीम वर्क की ताकत का पहला बिल्कुल ठोस सबूत था। एक ऐसा सबूत कि साथ मिलकर वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उस एक जीत ने सनी को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया, और यहीं पर उसका वो अकेले भेड़िए वाला नजरिया, जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी सच मानता आया था, टूटना शुरू होता है। यहां दो सोच टकराती हैं। एक तरफ सनी का पुराना विश्वास था कि असली ताकत तो अकेले रहने में ही है, दूसरों पर निर्भर करना मतलब कमजोरी। और दूसरी तरफ थी नई हकीकत कि मिलकर काम करने से जो ताकत बनती है वो किसी एक इंसान की शक्ति से कहीं कहीं ज्यादा होती है। और यही है इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक, एकता में बल। सनी को एहसास होता है कि दूसरों पर भरोसा कर पाना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो ताकत का एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा स्मार्ट तरीका है। पूरा समूह अपने अलग अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। और ये सिर्फ एक बार का तुक्का नहीं था। इस अनुभव से सीखते हुए सनी और नेफेस ने मिलकर शिकार करने का एक बहुत ही कारगर, एक प्रॉपर सिस्टम बना लिया। उनकी रणनीति कमाल की थी और तालमेल जबरदस्त। पहला स्टेप, सनी अपनी परछाई की शक्ति से शिकार को ढूंढता। दूसरा स्टेप, नेफेस चारा बनकर जानवर का ध्यान अपनी तरफ खींचती। और आखिरी स्टेप, सनी अंधेरे से निकलकर एक ही वार में शिकार को खत्म कर देता। देखिए कैसे दोनों के हुनर एक दूसरे की कमियों को पूरा कर रहे थे। और हां, नेफेस का हुनर तो वाकई देखने लायक था। वो तेज थी, शांत थी और बिल्कुल सटीक। सनी ये बात समझ चुका था कि इसकी ये काबिलियत किसी जादुई शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि सालों की कड़ी ट्रेनिंग और लड़ाई की गहरी समझ की वजह से थी। और उनके सिस्टम का असर देखिए, दिन भर में कुछ और शिकार करने के बाद उनका फ्रैगमेंट काउंट बढ़कर 22 हो गया। ये उनकी पार्टनरशिप की लगातार कामयाबी का पक्का सबूत था। लेकिन टीम वर्क का मतलब सिर्फ जीत और शिकार बांटना नहीं होता। इसका मतलब होता है मुश्किलें और बोझ भी बांटना, और यही हम अगले हिस्से में देखने वाले हैं। अब बात करते हैं उस 200 मीटर ऊंची मूर्ति पर चढ़ने की जो जानलेवा थी। कैसी के साथ ये चढ़ाई अकेले करना नामुमकिन था, तो सनी और नेफेस ने क्या किया? उन्होंने बारी बारी से उसे ऊपर खींचा। यहां उन्होंने सिर्फ शारीरिक बोझ ही नहीं बांटा, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी की जिम्मेदारी भी उठाई। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, एक ऐसा पॉइंट जहां सनी को एक फैसला लेना है जो ताकत के बारे में उसकी नई समझ को हमेशा के लिए पक्का कर देगा। दिन के आखिर में जब इनाम बांटने की बारी आई तो 4 फ्रैगमेंट्स को बराबर बांटा गया, 2 सनी के लिए और 2 नेफेस और कैसी के लिए। लेकिन सनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब सनी ने अपने हिस्से के फ्रैगमेंट्स भी नेफिस को दे दिए तो वो एकदम हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि सनी अपनी पावर बढ़ाने का इतना बड़ा मौका आखिर छोड़ क्यों रहा है। तो उसने सीधा सीधा पूछ लिया, क्या तुम और ज्यादा ताकतवर नहीं बनना चाहते? और यहीं सनी का बदला हुआ नजरिया पूरी तरह से सामने आता है। उसने बड़े आराम से जवाब दिया, ये कोई तोहफा नहीं है, ये एक सौदा है। मतलब ये कोई दया या दोस्ती का दिखावा नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक चाल थी।
और ये था उसका सौदा। बदले में तुम मुझे लड़ना सिखाओगी। सनी ने अपनी ताकत तुरंत बढ़ाने के बजाय टीम के सबसे मजबूत फाइटर में इन्वेस्ट किया। वो समझ गया था कि नेफिस जितनी ज्यादा मजबूत होगी, पूरी टीम उतनी ही सुरक्षित होगी। बात अब उसकी ताकत की नहीं थी, बात उनकी ताकत की थी। तो ये अध्याय हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, असली ताकत आखिर है क्या? किसी एक इंसान की अपनी शक्ति या फिर एक ऐसी टीम बनाने की समझदारी जिसे कोई हरा न सके? सनी ने तो अपना जवाब चुन लिया है और यही फैसला उसके आने वाले कल की पूरी कहानी लिखने वाला है। शैडो स्लेव की दुनिया में लड़ाई सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। आज हम एक ऐसे ही सबक को समझने वाले हैं, एक महान गुरु का सबक, जो लड़ाई के बारे में हमारी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट सनी से और उसकी गुरु नेफिस, जिन्हें लोग स्टार ऑफ चेंज के नाम से भी जानते हैं। और देखिए, इनकी जो बातचीत है ना, वो सिर्फ तलवारबाजी के बारे में नहीं है। ये उस माइंडसेट के बारे में है, उस सोच के बारे में जो एक आम योद्धा को एक महान योद्धा बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लड़ाई में मास्टरी का, महारत का असली मतलब क्या है? क्या ये बस शारीरिक ताकत और अच्छी टेक्निक की बात है, या फिर कुछ और भी है जो एक वॉरियर को असल में डिफाइन करता है? और यही सवाल, यही कंफ्यूजन सनी के दिमाग में भी चल रहा है। तो नेफिस अपना सबक शुरू करती हैं मास्टरी को दो हिस्सों में बांटकर। एक है शरीर और दूसरा है मन। अब कहने को तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन नेफिस साफ कहती हैं कि असली लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। और नेफिस इन दोनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती हैं। देखिए, शरीर को तो आप दोहराव, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ट्रेन कर सकते हैं। एक पॉइंट के बाद मसल्स खुद ब खुद काम करने लगती हैं। लेकिन मन को साधना वो कहीं ज़्यादा मुश्किल, कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और नेफिस के हिसाब से असली लड़ाई वहीं लड़ी जाती है और वहीं जीती भी जाती है। नेफिस की फिलॉसफी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। वो कहती हैं कि 1000 घंटे की ट्रेनिंग भी एक असली लड़ाई जितनी जरूरी नहीं होगी। मतलब आप कितनी भी तैयारी कर लें, असली सबक, असली सीख तो जानलेवा लड़ाइयों के बीच ही मिलती है। ट्रेनिंग आपको तैयार कर सकती है, पर सिखाती तो असली जंग ही है। तो ठीक है, शरीर की ट्रेनिंग हो गई। अब आता है सबक का सबसे जरूरी, सबसे गहरा हिस्सा, मन पर काबू पाने के लिए। सबसे पहले यह समझना होगा कि लड़ाई का, कॉम्बैट का असली बिल्कुल कच्चा सच क्या है। और यकीन मानिए, यह सच उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। और यही वो सवाल है जो नेफिस अपने स्टूडेंट से पूछती हैं। लड़ाई का असली सार क्या है? और ये कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है। इसके जवाब पर ही एक योद्धा की पूरी मानसिकता, उसका पूरा नजरिया टिका होता है। अब जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स के जवाब क्या होते हैं? जीतना या जिंदा रहना। बहुत लॉजिकल जवाब है ना? किसी भी लड़ाई का यही तो मकसद होता है। लेकिन नेफिस वो इन दोनों ही जवाबों को खारिज कर देती हैं, उन्हें गलत बताती हैं। तो फिर आखिर है क्या युद्ध का असली सार? और फिर नेफिस उस चौंकाने वाले सच का खुलासा करती हैं जो लड़ाई को लेकर हमारी हर धारणा को तोड़ देता है। वो कहती हैं, युद्ध का सार हत्या है, बस। कोई लाग लपेट नहीं, कोई बहादुरी की बातें नहीं, कोई सम्मान की बात नहीं, सिर्फ एक क्रूर सच। ये एक ऐसा सच है जो एक वॉरियर के दिमाग से इज्जत, शान, ग्लोरी, इन सब का भ्रम मिटा देता है। इस फिलॉसफी को और सिंपल तरीके से समझते हैं। लड़ाई में आप अपने दुश्मन को मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको आखिर में एक हत्यारा होगा और दूसरा मारा जाएगा, बस। इसके अलावा जो कुछ भी है, चाहे वो वजह हो, इरादे हो, स्टाइल हो, वो सब सिर्फ शोर है, एक डिस्ट्रैक्शन है। तो अब सवाल यह है कि सनी इस कड़वे सच को, इस कठोर सबक को कैसे अपनाता है? वो इसे 3 जरूरी प्रिंसिपल्स में बदल देता है। 3 ऐसी चाबियां जो उसे एक खतरनाक योद्धा बनने में मदद करती हैं, क्योंकि ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, इसे जीने की बात है। सनी इस पूरे ज्ञान को 3 पिलर्स में बांटता है। पहला है दोहराव, यानी रिपीटिशन, जो आपकी फिजिकल बेस तैयार करता है। दूसरा है अनुभव, यानी एक्सपीरियंस, जो टेक्निक को परफेक्ट बनाता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। ये वो चाबी है जो मन पर जीत दिलाती है। तो ये स्पष्टता या क्लैरिटी है क्या चीज? इसका मतलब है इस ठंडे कड़वे सच को पूरी तरह से मान लेना कि लड़ाई में आपका हर एक एक्शन, हर एक मूव सिर्फ 2 मकसद पूरा करने के लिए होना चाहिए।
या तो दुश्मन को मारो या फिर दुश्मन को खुद को मारने से रोको। कोई तीसरा ऑप्शन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और यही कहानी एक बहुत ही पर्सनल मोड़ लेती है। सनी को अचानक एहसास होता है कि उसका जो मुश्किल बचपन, जो मुश्किल अतीत रहा है, उसने अनजाने में ही उसे इस क्रूर हकीकत के लिए तैयार कर दिया है। ये एक ऐसी रियलाइजेशन है जो उससे बाकी योद्धाओं से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी और लड़ाई ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। आम जिंदगी में नियम होते हैं, समाज होता है, नैतिकता होती है, लेकिन लड़ाई में बस एक नियम चलता है, जिंदा बचो। लेकिन सनी के लिए ऐसा कभी था ही नहीं। उसे ये एहसास होता है कि उसकी तो पूरी जिंदगी ही सर्वाइवल की एक जंग रही है, एक ऐसी जंग जिसमें हमेशा कोई जीतता था और कोई हारता था। उसके लिए जिंदगी और लड़ाई में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। और बस यहीं उसे अपनी सबसे बड़ी बढ़त मिलती है, एक डिसाइसिव एज। जहां दूसरे योद्धाओं को इस बेरहम दुनिया में ढलने के लिए खुद को बदलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, वहीं सनी तो हमेशा से ही ऐसी दुनिया का हिस्सा रहा है। उसे कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही वही है। और हम इस विश्लेषण को इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर खत्म करेंगे। अगर नेपिस की लड़ाई की परिभाषा को हम जिंदगी पर लागू करें, अगर जिंदगी ही एक लड़ाई है, तो फिर इसका सार क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो अपने पीछे कई और सवाल छोड़ जाता है। तो शैडो स्लेव का चैप्टर 43, जिसका नाम है दोहराव का अनुशासन, ये चैप्टर बहुत खास है क्योंकि ये हमें सहज वृत्ति और अनुशासन के बीच की खींचतान को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। कहानी शुरू होती है और बूम, हमारा हीरो सनी नींद से पूरी तरह जागा भी नहीं है और वो अपने पैरों पर खड़ा है। ये लाइन शुरू से ही एक टेंशन का माहौल बना देती है। कुछ तो गड़बड़ है और उसके शरीर को, उसके दिमाग से पहले ही इसका एहसास हो चुका है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें सीधा सुबह होने से ठीक पहले के अंधेरे में एक अचानक आए संकट में डाल देता है, जहां हर आवाज एक खतरा हो सकती है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि सनी को यह भी नहीं पता कि वो कैसे जागा या क्यों, लेकिन उसकी सहज वृत्ति ने पहले ही कंट्रोल ले लिया है। उसका यूरे ब्लेड पहले से ही उसके हाथ में है। ये दिखाता है कि वो किस खतरनाक माहौल में जी रहा है, जहां जिंदा रहना कोई सोची समझी बात नहीं बल्कि एक रिफ्लेक्स एक्शन है। और फिर वजह सामने आती है। खामोशी एक चीख से टूट जाती है। ये चीख सनी और नेफिस दोनों का ध्यान खींचती है और दोनों फौरन एक्शन में आ जाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, ये चीख आई कहां से और क्या ये किसी हमले का इशारा है? लेकिन खतरा कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा जो शायद उससे भी ज्यादा डरावना है। केसी, जो देख नहीं सकती, वो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पर लड़खड़ा रही है और उसके चेहरे पर खौफ का मंजर है। वो पूरी तरह से खोई हुई है और एक गलत कदम उसे नीचे उफनते अंधेरे पानी में गिरा सकता है। अब देखिए, कोई भी समझदार इंसान होता तो क्या करता? वो रुकता, सिचुएशन को समझता। क्या केसी को किसी ने डराया? कहीं वो किसी छुपे हुए दुश्मन की तरफ तो नहीं जा रही? और सबसे बड़ी बात, अगर सनी अंधेरे में दौड़ा तो क्या नेफिस उसे ही दुश्मन समझकर हमला कर देगी? ये सब रुकने के लिए बहुत ही वाजिब कारण थे। लेकिन यहीं पर सनी की सहज वृत्ति उसकी लॉजिक पर हावी हो जाती है। उसे केसी को बचाने की जो जरूरत महसूस होती है, वो अपनी जान बचाने की फिक्र से ज्यादा मजबूत है। ये उसके कैरेक्टर का एक बहुत ही जरूरी पल है। वो सोचने से पहले ही एक्शन लेता है, दौड़ता है और केसी को ठीक समय पर किनारे से दूर खींच लेता है। तो अब जब फिजिकल खतरा टल गया है तो कहानी एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री की तरफ मुड़ती है। सवाल यह है कि आखिर केसी को इतना किसने डराया? सनी और नेफिस चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वहां कोई खतरा नहीं है, ना कोई मॉन्स्टर, ना कोई दुश्मन। तो फिर एक अंधी लड़की ने ऐसा क्या देख लिया जिससे उसकी ये हालत हो गई? जब केसी आखिरकार कुछ बोल पाती है तो उसके शब्द अस्पष्ट लेकिन डरावने हैं। वो कांपती हुई उंगली से नीचे इशारा करती है और बस इतना कहती है, वो सिर मैंने देखा। अब ये एक ऐसी पहेली है जो किसी के समझ में नहीं आ रही। और तो और नेफिस भी हैरान है। वो बताती है कि केसी की जो एबिलिटी है, जिससे वो अतीत की झलकियां देखती है, उसने कभी ऐसे काम नहीं किया है। दोनों के दोनों कंफ्यूज्ड हैं और ये नहीं जानते कि उस लड़की की मदद कैसे करें जो किसी अनदेखे खौफ से कांप रही है। इस अनसुलझी पहेली के बाद कहानी का फोकस बदल जाता है। नेफिस फैसला करती है कि वो सनी को ट्रेन करेगी।
शायद उस अफरा तफरी के जवाब में जो उन्होंने अभी अभी झेली थी, वो उसे कंट्रोल का एक सबक सिखाना चाहती है। तो नेफिस शुरू करती है सनी की तलवार और अपनी तलवार को कंपेयर करके। वो समझाती है कि सनी का जो यूरे ब्लेड है वो मुख्य रूप से काटने के लिए बना है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊंचा है। वहीं उसकी अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड ज्यादा वर्सेटाइल है, काटने और चुभोने दोनों के लिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों को असरदार तरीके से चलाने का तरीका एक ही है। नेफीस समझाती है कि असली ताकत दो हाथ की पकड़ से आती है, जो एक लीवर की तरह काम करती है। एक हाथ जो गार्ड के पास है वो धक्का देता है, जबकि दूसरा हाथ जो नीचे पोमेल के पास होता है वो खींचता है। इस एक एक्शन से ब्लेड में जबरदस्त स्पीड और पावर आती है। मतलब ये सिर्फ बाजुओं की ताकत का खेल नहीं है, ये तो पूरी की पूरी फिजिक्स है। और बस यहीं से हम चैप्टर के मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी दोहराव का अनुशासन, जो एक नई तकनीक में महारत हासिल करने का मुश्किल लेकिन जरूरी रास्ता है। नेफिस सनी की गलती को सुधारती है। वो कहती है कि एक पावरफुल स्ट्राइक सिर्फ हाथों से नहीं आती, ये एक काइनेटिक चेन है। ताकत आपके पैरों से शुरू होती है, आपकी कूल्हों और धड़ से होते हुए कंधों तक जाती है और फिर आखिर में आपके हाथों से तलवार में ट्रांसफर होती है। ये एक फुल बॉडी मूवमेंट है। सनी, जो लड़ने में नया नहीं है, वो इस कॉन्सेप्ट को जल्दी पकड़ लेता है। कुछ सुधार के बाद नफीस उसके पोस्चर से खुश हो जाती है और उसे बस एक शब्द कहती है, अच्छा। सनी को भी लगता है कि वाह, क्या कमाल कर दिया। और फिर नेफिस वो कमांड देती है जो इस चैप्टर का सबसे बड़ा मोमेंट है, अब इसे 1000 बार और करो। सनी का सारा घमंड, सारी खुशी एक पल में चकनाचूर हो जाती है। ये एकदम अचानक, अनएक्सपेक्टेड और सुनने में बहुत क्रूर लगता है। 1000, जी हाँ 1000। ये नंबर इतना बड़ा है कि सनी को यकीन ही नहीं होता। वो दोबारा पूछता है और नेफिस बड़े आराम से कहती हैं, हाँ, सिर्फ 1000। ये जो सिर्फ शब्द है ना, यही इसे और भी मुश्किल बना देता है। बात समझने की नहीं है, बात है इसे अपनी आदत में उतारने की। और यहीं पर हम इस चैप्टर के असली मैसेज पे पहुंचते हैं। सच्ची ताकत सिर्फ इंस्टिंक्ट से या किसी कॉन्सेप्ट को समझने से नहीं आती। वो आती है बिना थके, डिसिप्लिन के साथ बार बार प्रैक्टिस करने से, उसे मसल मेमोरी बनाने से। सनी एक के बाद एक स्ट्राइक करता है और उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंजता है, दोहराव, अनुभव, स्पष्टता, दोहराव। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, असली महारत टैलेंट से आती है या फिर कभी ना खत्म होने वाली मेहनत से? तो चलिए शैडो स्लेव की दुनिया में एक बार फिर से गोता लगाते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 44 की, एक ऐसा चैप्टर जहां एक भयानक सपना एक बिल्कुल नए दुश्मन की हकीकत बन जाता है। तो बिना किसी देरी के सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है केसी के सपने से निकली इस एक बहुत ही पावरफुल और डिस्टर्बिंग लाइन से, एक मृत देवदूत जिसे भूखी परछाइयां खा रही थीं। सोचिए, ये इमेज सुनते ही एक अजीब सा डर और मिस्ट्री का माहौल बन जाता है, और यही वो नींव है जिस पर आगे की पूरी कहानी टिकी। और यहीं से कहानी अपना पहला बड़ा मोड़ लेती है। केसी एक बुरे सपने से जागती है, लेकिन ये कोई आम सपना नहीं था। इसकी दहशत फौरन पूरे ग्रुप पर छा जाती है। ये असल में एक वार्निंग थी, आने वाले खतरे का इशारा। जरा सीन को इमेजिन कीजिए। केसी जब जागती है तो उसकी हालत कैसी है? बिल्कुल पीली पड़ चुकी है, घबराई हुई है और उसे ठीक से याद भी नहीं आ रहा कि उसने क्या देखा। वो उस खौफ को शब्दों में बयां करने से भी डर रही है। सनी हमेशा की तरह उसकी फिक्र कर रहा है, लेकिन वो भी समझ नहीं पा रहा कि उसे कैसे दिलासा दे। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ड्रीम किंगडम में सपने देखना कोई आम बात नहीं है, ये नॉर्मल नहीं होता। केसी की भविष्यवाणियां भी आमतौर पर एकदम सीधी और साफ होती हैं, लेकिन ये वाला सपना, ये बिल्कुल अलग था। टूटा हुआ, कंफ्यूजिंग और अजीब अजीब सिंबल से भरा हुआ। और यही बात इसे एक बुरे सपने से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो चलिए इन डरावनी इमेजेस को एक एक करके देखते हैं। 7 मोहरों के पीछे छिपा अंधेरा किसी पुरानी बुराई का संकेत देता है। आग और खून में डूबा महल शायद इंसानों की तबाही का प्रतीक है। हर टुकड़ा एक बड़ी भयानक पहेली का हिस्सा लगता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली इमेज है, वो है एक मरे हुए देवदूत की, जिसे परछाइयां नोच नोच कर खा रही हैं। ये एक ऐसी इमेज है जो सनी को अंदर तक हिलाकर रख देती है। तो इस सुपरनैचुरल विजन के बाद कहानी हमें वापस जमीन पर ले आती है, उन असली खतरों की तरफ जो ग्रुप के सामने खड़े हैं।
वो केसी के देखे हुए खौफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे किसी लॉजिक में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। सनी पूरी कोशिश करता है किल्सी को शांत करने की, उसे समझाने की कि भाई ये तो बस एक बुरा सपना था, शायद उसकी एबिलिटी का कोई साइड इफेक्ट। लेकिन सच तो ये है कि वो खुद भी अंदर से डरा हुआ है, खासकर वो मरे हुए देवदूत वाली इमेज उसके दिमाग में बैठ गई है, जैसे कोई चेतावनी हो कि भविष्य में डिवाइन बीइंग से दूर ही रहना है। और उनके इस दिमागी टेंशन के अलावा नीचे एक असली जीता जागता खतरा इंतजार कर रहा है। स्कैवेंजर्स का एक बहुत बड़ा झुंड एक विशाल समुद्री जानवर की लाश को खा रहा है, और जैसे ही उनका खाना खत्म होगा वो पूरी भूल भुलैया में फैल जाएंगे, और तब वहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो अब ग्रुप एक बहुत ही मुश्किल फैसले के मोड़ पर खड़ा है, लेकिन ठीक जब वो अपना अगला कदम सोच ही रहे होते हैं, एक ऐसी चीज सामने आती है जो सब कुछ बदल देती है और पहले से ही खतरनाक सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। तो उनके पास दो ही रास्ते हैं, और दोनों ही खतरनाक। या तो अभी के अभी एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ो, या फिर इंतजार करो और उन स्कैवेंजर्स के झुंड में फंसने का रिस्क लो। नेफीस, जो हमेशा तेजी से फैसले लेती है, कहती है हम अभी निकलेंगे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। और ठीक उसी वक्त जब वो निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, सनी की नजर उस मरी हुई शार्क की लाश के अंदर चमकती हुई दो चीजों पर पड़ती है। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये हैं दो ट्रांसेंडेंट सोल कोर, एक ऐसा खजाना जो इतना रेयर और पावरफुल है कि ये पूरे गेम को बदल सकता है। और ये खोज सनी के अंदर दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ऑपोजिट फीलिंग्स जगा देती है। एक तरफ है लालच, क्योंकि इन कोर्स की कीमत आप सोच भी नहीं सकते, और दूसरी तरफ एक ऐसा डर जो रूह कंपा दे, क्योंकि ये इस बात का पक्का सबूत था कि जिस जानवर को उन्होंने बड़ी मुश्किल से हराया वो असल में एक ट्रांसेंडेंट रैंक का शैतान था, एक ऐसा क्रीचर जो पूरे शहर को तबाह कर सकता है। और ठीक जब वो इस नई दौलत और डर से जूझ रहे होते हैं, एक नया और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन सामने आ जाता है। ये दुश्मन पहले जैसा बिल्कुल नहीं है, ये इंटेलिजेंट है, सोच समझकर कदम उठाता है, और इसके आते ही कहानी का माहौल मौके से बदलकर जान बचाने की जंग में बदल जाता है। अचानक उस भूल भुलैया की गहराइयों से दो बहुत बड़ी परछाइयां निकलती हैं, और उनके आते ही स्कैवेंजर्स के बीच सन्नाटा छा जाता है। उनका शोर एकदम बंद, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। नेफिस, जो हमेशा अलर्ट रहती है, फौरन इस अजीब से बदलाव को नोटिस कर लेती है। नेफिस की तेज नजरें फौरन सच को पहचान लेती हैं। ये बीस्ट्स नहीं हैं, ये मॉन्स्टर्स हैं। और जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बीस्ट के पास एक सोल कोर होता है और वो बस अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट पर चलते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स, उनके पास दो कोर होते हैं। एक टेढ़ी मेढ़ी समझ होती है और वो तबाही मचाने के लिए बने होते हैं। ये इवोल्यूशन का अगला जानलेवा कदम है। और इन मॉन्स्टर्स की शक्ल भी उतनी ही डरावनी है जितनी इनकी ताकत। सोचिए, 3 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे, शरीर पर मोटा काला और खून के रंग का कवच, और उनके हाथों की जगह हड्डी की बनी लंबी घुमावदार ब्लेड्स हैं जो हवा में चमक रही हैं। उन्हें देखकर ही लगता है कि मौत सामने खड़ी है। अब हम पहुंचते हैं चैप्टर के क्लाइमैक्स पर, जहां इन नए मॉन्स्टर्स का अजीब बर्ताव नेफिस को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर देता है जो कहानी की दिशा ही बदल देगा। इन मॉन्स्टर्स का अगला कदम किसी ने सोचा भी नहीं था। वो लाश के पास आते हैं, डरे हुए स्कैवेंजर्स खुद ब खुद रास्ता दे देते हैं। फिर वो दोनों कीमती सोल कोर उठाते हैं, लेकिन उन्हें वहीं खाकर खत्म करने के बजाय, जैसा कोई भी जानवर करता, वो बस उन्हें लेकर पलटते हैं और चले जाते हैं। ये कोई जानवर का काम नहीं था, ये एक सोची समझी हरकत थी। और यही वो पल है जो नेफिस के जीनियस दिमाग को दिखाता है। वो फौरन अपना प्लान बदल देती है। भागने के बजाय वो रुकने का फैसला करती है और सनी को ऑर्डर देती है कि अपनी शैडो को उन मॉन्स्टर्स के पीछे लगा दो। वो सिर्फ बचना नहीं चाहती, वो इस नए अनजान दुश्मन को समझना चाहती है। और बस यहीं पर ये चैप्टर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर ये समझदार मॉन्स्टर्स उन पावरफुल सोल कोर को कहाँ ले जा रहे हैं? उनका असली मकसद क्या है? ये मिस्ट्री अगले चैप्टर के लिए स्टेज सेट कर देती है और हमें इस अंधेरी दुनिया के और भी गहरे राजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर क्या इरादा हो सकता है उनका? तो चलिए सीधे शैडो स्लेव के चैप्टर 45 में चलते हैं। ये वो चैप्टर है जहां एक शांत पल के बाद हमारे किरदारों को एक ऐसी लड़ाई का सामना करना पड़ता है जिससे वो चाहकर भी बच नहीं सकते।
और कहानी की शुरुआत होती है कैसी के इसी सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाली हर घटना के लिए एक इमोशनल माहौल तैयार कर देता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि हमारे 3 सर्वाइवर्स सनी, कैसी और नेफिस एक पत्थर के चबूतरे पर हैं। उन्हें एक अस्थायी पनाह मिली है। यहाँ सनी अपने आसपास के माहौल को देख रहा है और साथ ही अपनी बढ़ती हुई शैडो एबिलिटीज को भी महसूस कर रहा है। और ये जो ठहराव है ना, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, दिनों तक लगातार लड़ने के बाद इस खतरनाक दुनिया में ये ठीक होने और सोचने का एक बहुत ही रेयर मौका है। और यही पल एक बहुत ही पर्सनल बातचीत की नींव रखता है। यहीं पर हमें उनकी नजरिए का पहला बड़ा फर्क देखने को मिलता है। सनी पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, शायद इससे भी ताकि वो केसी को हिम्मत दे सके, जो साफ साफ निराशा से घिरी हुई है। चलिए अब इस बातचीत में और गहरे उतरते हैं, जो इस चैप्टर का इमोशनल कोर है। यहां हमें पता चलता है कि इन तीनों के लिए घर का असल में मतलब क्या है। कैसी एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछती है, लेकिन ये सवाल उसके और सनी के बीच के बुनियादी फर्क को एकदम साफ कर देता है। ये उनके अतीत और उनकी प्रेरणाओं को सामने ले आता है। और उनका जवाब मानो 2 अलग अलग दुनियाओं की कहानी सुनाता है। केसी के लिए घर मतलब प्यार और परिवार, जिसके लिए वो तड़प रही है। वहीं सनी के लिए घर कभी भी एक अस्थायी ठिकाने से ज्यादा कुछ था ही नहीं। ये लाइन कैसी के दर्द को दिखाती है। उसके परिवार के सोचे हुए दुख का बोझ उस पर बहुत भारी है, और ये बताता है कि उसके लिए जिंदा रहना इमोशनली कितना मुश्किल है। लेकिन जैसा कि होता है, ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। सुबह होते ही वो सुकून का पल खत्म हो जाता है। माहौल एकदम बदल जाता है जब उनकी लीडर नेफिस उन्हें आगे के जानलेवा सफर के लिए तैयार करती है। नेफिस यहां कोई झूठी तसल्ली नहीं देती। वो साफ साफ बताती है कि आगे का रास्ता कितना खतरनाक होने वाला है। वो पहले से ही सबको सबसे बुरे हालात के लिए तैयार कर रही है। और ये देखिए, ये नेफिस की कमाल की स्ट्रैटेजिक सोच है। वो सबसे खराब सिचुएशन के लिए एक क्लियर और प्राथमिकता के हिसाब से प्लान तैयार करती है। एक एक स्टेप बिल्कुल साफ है। मूर्ति से नीचे उतरना फिजिकली तो आसान था, लेकिन असल में ये एक सिंबॉलिक मूवमेंट था। वो अपनी सेफ्टी को पीछे छोड़कर उस अनजान और खतरनाक भूलभुलैया में कदम रख रहे थे। प्रोग्रेस बहुत धीमी थी, बहुत ज्यादा केओस था, और सनी जो आगे रास्ता दिखा रहा था उस पर इतना ज्यादा प्रेशर था कि उसे महसूस हो रहा था मानो उसका दिमाग फट जाएगा। और फिर आखिरकार वो पल आ ही जाता है जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और अब लड़ाई के सिवा कोई चारा नहीं बचता। सिचुएशन देखिए, वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। पीछे राक्षसों का झुंड और आगे 2 और। भागने का कोई रास्ता नहीं, अब उन्हें लड़ना ही होगा। एक ऐसी लड़ाई जिसे वो टालना चाहते थे। सनी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो ये कर पाएगा? उसने तो बस एक ही दिन तलवारबाजी की प्रैक्टिस की है। एक मॉन्स्टर से लड़ना ही मुश्किल है, यहां तो 2 हैं, वो भी एक साथ। लेकिन नेफिस के पास एक प्लान है, एक बहुत ही रिस्की प्लान जिसमें इनाम भी बड़ा है। वो कहती है कि वो पहले हमला करेगी और सनी को सही मौके का इंतजार करना होगा। ये पूरा का पूरा प्लान बस एक ही चीज पे टिका था कि नेफिस जिंदा बचेगी, और यही सनी को कैसी का वो खतरनाक सपना याद आता है जिसमें नेफिस थी ही नहीं। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। और नेफिस आगे बढ़ जाती है। इसी सस्पेंस के साथ ये विश्लेषण यहाँ रुकता है और हम एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये एक हीरो वाली लीडरशिप है या फिर एक आखिरी जानलेवा गलती? तो चलिए शैडो स्लेव के इस चैप्टर में गोता लगाते हैं। यहाँ एक ऐसी लड़ाई है जहां मतलब हार लगभग तय लग रही है, और फिर आखिर में मिलता है एक ऐसा इनाम जो शायद सब कुछ बदल दे। तो यहाँ पर क्या है? जिंदा रहने की जंग और एक गहरा रहस्य, दोनों एक साथ। और कहानी शुरू होती है बस इन 3 शब्दों से। नेफिस का सीधा साधा हुक्म, मेरे पीछे आओ। कोई तैयारी नहीं, कोई प्लान नहीं, बस एक अजीब सी जल्दी है। और बस इसी एक लाइन के साथ हम लोग सीधे एक्शन के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। तो लड़ाई का पहला राउंड और ये पूरा का पूरा नफीस के नाम है। उसका जो शुरुआती हमला था ना, वो इतना हैरान करने वाला और इतना तेज था कि देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाए। सच कहूं तो जो उसने किया वो लगभग नामुमकिन सा लगता है। नेफिस की रफ्तार, ओह, वो तो बस हैरान कर देने वाली थी। सोचिए जरा, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि सनी बस देखता का देखता रह गया। पलक झपकते ही उसने मॉन्स्टर्स और अपने बीच की दूरी खत्म कर दी। मतलब फिजिकली ये चीज नामुमकिन सी लगती है ना?
देखिए, ये कोई नॉर्मल अटैक तो था नहीं। ये एक ऐसा मूव था जिसके लिए एकदम कमाल की प्रिसिजन, परफेक्ट टाइमिंग और सच कहूं तो थोड़े पागलपन की भी जरूरत थी। जरा सी भी चूक होती और नतीजा सीधी मौत। और यही सनी के दिमाग में चल रहा था। वो जो देख रहा था ना, उससे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। और ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक शौक था। उसे ये एहसास हो रहा था कि वो किसी ऐसे के साथ लड़ रहा है जो लड़ाई के रूल्स को एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर समझता है। और अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है सनी की तरफ। जहां एक तरफ नेफिस की लड़ाई किसी आर्ट की तरह थी, एकदम सधी हुई, वहीं सनी का संघर्ष वो बहुत ही डेस्परेट और गड़बड़ था। ये जिंदा रहने के लिए एक जानलेवा कच्ची लड़ाई थी। तो सनी के दिमाग में एक बड़ा हीरो वाला प्लान था कि वो एक चट्टान से कूदेगा और सीधा मॉन्स्टर के कमजोर हिस्से पर वार करेगा, है ना? लेकिन असलियत में क्या हुआ? ब्लेड उसके कवच पर फिसल गया और वो सीधा एक दीवार से जाकर टकराया। प्लान बुरी तरह फेल। और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसके दिमाग में बस एक ही बात आई, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो डरा हुआ था, उसे चोट लगी थी और उसे ये एहसास हो गया था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। लड़ाई की जो कड़वी सच्चाई होती है ना, उसने उसे जोर का झटका दिया था। और यहीं पर उसकी ट्रेनिंग काम आई। जब उसका दिमाग शॉक में था, सुन पड़ गया था, तब उसके शरीर ने मानो खुद ही कमान संभाल ली हो। जो अनगिनत घंटे उसने प्रैक्टिस की थी और जो जिंदा रहने की उसकी जिद थी, उसी ने उसे लड़ने पर मजबूर कर दिया। और ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसका ये जो काउंटर अटैक था ना, वो उसकी कड़ी मेहनत का सीधा नतीजा था। हर एक मूव, हर एक वार, सब कुछ उसके घंटों की ट्रेनिंग की वजह से था। जैसे ही मॉन्स्टर का बैलेंस बिगड़ा, सनी ने वो मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर एक आखिरी डिसाइसिव वॉर किया और इस जानलेवा लड़ाई को खत्म कर दिया। वो जीत तो गया, लेकिन सच कहूं तो बाल बाल बचा। लड़ाई का शोर खत्म होता है और उसके बाद आती है एक अजीब सी भारी खामोशी। अब हम लड़ाई के बाद के उन शांत लेकिन तनाव भरे और थोड़े अजीब पलों में पहुंचते हैं। तो सनी अपनी लड़ाई खत्म करके नेफिस की मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर क्या देखता है? दूसरा मॉन्स्टर पहले से ही मरा पड़ा है। जब तक सनी ने अपना काम किया, नेफिस अपना काम खत्म कर चुकी थी। ये एक और सबूत था कि वो उससे कितना आगे है। सनी मदद के लिए गया, पर उसे मदद की जरूरत ही नहीं थी। और जैसे ही सनी उसके पास पहुंचता है, मॉन्स्टर की लाश के पीछे से नेफिस की एक कांपती हुई आवाज आती है। ये एक वार्निंग थी, लेकिन उस आवाज में एक अजीब सी कमजोरी भी थी जिसने माहौल को और ज्यादा टेंशन वाला बना दिया। और फिर एक अजीब सी ऑकवर्ड साइलेंस। सोचिए, एक जानलेवा लड़ाई से अचानक माहौल एक अजीब अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बदल गया। ये बदलाव काफी चौंकाने वाला था। लड़ाई का शोर अब एक बोझिल खामोशी बन चुका था। तो होता ये है कि लड़ाई की भागदौड़ में नफीस का जो टॉप था वो खुल गया था। सनी की नज़र उस पर पड़ती है और वो शर्म से उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है और वो फौरन मुड़ जाता है। फिर वो बड़ी अकड़ के साथ बहाना बनाता है कि वो कैसी को लेने जा रहा है। ये उन दो वॉरियर्स के बीच एक बहुत ही इंसानी और नाजुक पल था। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, इनाम। स्पेल से मिला एक मिस्टीरियस मैसेज और सनी की एक बहुत बड़ी खोज। हाँ, लड़ाई तो खत्म हो गई है, लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला है। तो सवाल ये है, स्पेल ने जब ये बताया कि उसकी शैडो मजबूत हुई है, उसके ठीक बाद उसने कुछ और भी कहा था। वो क्या था? यही सवाल सनी के दिमाग में भी घूम रहा है। उसे हल्का हल्का याद था कि स्पेल ने कुछ और कहा था, किसी और इनाम का जिक्र किया था, लेकिन उस वक्त वो इतना उलझावा था कि ध्यान ही नहीं दे पाया। और अब वो उसी जवाब को ढूंढ रहा है। तो सबसे पहला काम वो क्या करता है? वो अपनी मेमोरीज चेक करता है, अपनी शक्तियों की लिस्ट। वो रून्स को बुलाता है, अपनी जानी पहचानी ताकतें देखता है, सिल्वर सिन, पपेट्स मेंटल, प्यूपल्स ब्लेड। लेकिन कुछ भी नया नहीं मिलता। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद ये सिर्फ उसका वहम था। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो लगभग उम्मीद छोड़ने ही वाला था, उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मेमोरीज वाले ग्रुप के ठीक बगल में रून्स का एक बिल्कुल नया सेट चमक रहा था। एक ऐसा सेट जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। और ये रहा वो इनाम। इस नए ग्रुप का नाम है इकोस। ये शक्ति की एक नई मेमोरी है जो उसे उस मॉन्स्टर से मिली है जिसे उसने अभी अभी हराया। तो ये जिंदा रहने का एक रहस्यमय इनाम है
लेकिन सवाल ये है कि ये करता क्या है, इस नई शक्ति का असली राज क्या है? और यही सवाल हमें इस चैप्टर के अंत में सोचने पर मजबूर कर देता है। हेलो दोस्तों, और स्वागत है। आज हम लोग शैडो स्लेव के चैप्टर 47 द इको को पूरी तरह से समझने वाले हैं। देखिए, ये वो चैप्टर है जहां एक ऐसी कमाल की खोज होती है ना, जो सब कुछ पलट कर रख देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये इको है क्या भला? देखिए, ये एक बहुत ही रेयर, मतलब एक्सट्रीमली रेयर टाइप का रिवॉर्ड है जो नाइटमेयर क्रीचर्स को मारने पर मिलता है, और ये मेमोरीज से भी कई ज्यादा कीमती माना जाता है। असल दुनिया में तो इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, मतलब बात बहुत बड़ी है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक अकल्पनीय पुरस्कार। सीन कुछ ऐसा है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, सब कुछ एकदम शांत है, और ठीक उसी पल एक ऐसी डिस्कवरी होती है जो कहानी का रुख पूरी तरह से मोड़ देती है। और ये शब्द है सनी के, जिसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। उसका जो शौक है ना, वही सब कुछ कह देता है। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, नहीं, ये तो वो पल था जिसे लगभग नामुमकिन माना जाता है, और वो अविश्वसनीय इनाम वो सनी को मिला है। अच्छा, अब इस कमाल के इनाम को समझने के लिए सनी को अपने अंदर झांकना पड़ता है। तो चलिए हम भी चलते हैं आत्मा के सागर की तरफ। ये एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जहां उसकी शक्तियां असल में एक रूप लेती हैं, और यहीं पर वो अपनी इस नई ताकत का सामना करने वाला है। और ये है आत्मा के सागर का नजारा। सोचिए, एकदम शांत खामोश पानी, और ऊपर आसमान में एक अकेला काला सूरज। ये पूरा माहौल ही चीख चीख कर बता रहा है कि ये जगह कितनी अलग और रहस्यमयी है, और इसी जगह पर सनी को अपनी नई ताकत की सच्चाई का पता लगने वाला है। और यहाँ ये कंपैरिजन एकदम साफ साफ दिखाता है कि इको कितना अलग है। एक तरफ है इकोस्फीयर, जो साइज में बहुत बड़ा है और कोर से काफी दूर तैर रहा है। वहीं दूसरी तरफ है मेमोरी स्फीयर्स, छोटे छोटे, जो कोर का चक्कर लगा रहे हैं। बस ये विजुअल फर्क ही काफी है ये समझने के लिए कि इको की पावर और इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। और फिर वो चमक धीरे धीरे कम होती है और इको अपना असली रूप दिखाता है। सामने खड़ा है एक बहुत बड़ा और खतरनाक कैरपेई स्कैवेंजर। अब ये सिर्फ कोई इनाम नहीं है, बल्कि एक पावरफुल जीव है जो अब पूरी तरह से सनी के कंट्रोल में है। ठीक है, तो अब जरा इसकी डिटेल्स में उतरते हैं। इस सेक्शन में हम इको की शक्तियों और उन रहस्यों को देखेंगे जो इसके साथ आए हैं, क्योंकि एक बात तो पक्की है, ये सिर्फ एक पालतू जानवर से कहीं बढ़कर है। तो ये हैं इको के ऑफिशियल आंकड़े। देखिए, इसका टाइप बीस्ट है, कोर अवेकन्ड है, और इसके मेन एट्रीब्यूट्स हैं स्ट्रेंथ और आर्मर, मतलब ताकत और कवच। ये सनी के लिए एक जबरदस्त सैनिक है जो उससे एक रैंक ऊपर है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल है। सनी तो बस अपने इस नए साथी को छूकर देखना चाहता था, लेकिन ठीक उसी पल कुछ अजीब होता है। कहानी में एक नया मोड़ आता है। बस एक मामूली से टच से एक ऐसा छिपा हुआ राज सामने आता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और ये है वो राज, इको को एक शैडो में बदलने का ऑप्शन। ये क्या है? ये तो कुछ ऐसा है जिसके बारे में सनी ने कभी सुना तक नहीं था। और यही सवाल इस बात पर रोशनी डालता है कि सनी की अपनी शक्तियां असल में कितनी अनोखी और कितनी अलग हैं। सनी के मन में चल रहे ये शब्द सब कुछ साफ कर देते हैं। उसे एहसास हो रहा है कि उसकी अपनी काबिलियत में सोचे हुए से कहीं ज्यादा गहरे राज छुपे हैं। तो अब ये कहानी सिर्फ इको के बारे में नहीं है, ये खुद सनी और उसकी छिपी हुई शक्तियों के बारे में बन गई है। अब यहाँ सनी एक बड़ी दुविधा में फंस जाता है। देखिए, पहली बात तो ये कि उसके पास इसे बदलने के लिए जरूरी शैडो फ्रैगमेंट्स ही नहीं हैं, और दूसरी बात, उसे ये पता ही नहीं है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर करेगा क्या। तो वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला लेता है जो उसके सतर्क नेचर को दिखाता है। किसी अनजान चीज में कूदने से बेहतर है अभी के लिए खुद को मजबूत किया जाए, और यही प्रैक्टिकल सोच उसे अक्सर बचाती है। तो अब थ्योरी और सोच विचार को साइड में रखकर ये देखने का टाइम है कि इस नई ताकत का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इको एक नया और जबरदस्त साथी कैसे साबित होता है। और सनी बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करता। वो फौरन स्कैवेंजर को असली दुनिया में बुला लेता है, और देखते ही देखते वो विशाल जानवर उनके सामने खड़ा होता है, एक असली और ठोस साथी के तौर पर जो मदद के लिए तैयार है। और ये मजेदार रिएक्शन है कैसी का, जब उसे पता चलता है कि इको अब उसकी सवारी बनेगा।
ये एक छोटा सा मजाकिया पल है जो हमें किरदारों के बीच का रिलेशन दिखाता है। साफ जाहिर है वो इस आइडिया से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन इसके फायदे तुरंत सामने आ जाते हैं। इको की वजह से कैसी सुरक्षित है, पूरे ग्रुप की रफ्तार जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है, सबका मूड बेहतर हो गया है और बहुत समय बाद उन्हें एक तरह की शांति महसूस हो रही है। सीधे शब्दों में कहें तो इको उनके जिंदा रहने के चांस को कई गुना बढ़ा देता है। पर जैसा कि होता आया है, ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अब कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है, जहां माहौल अचानक राहत से बदलकर डर और अनिश्चितता वाला हो जाता है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से इशारे से। हवा बस थोड़ी सी तेज हो गई थी। ये पहली हल्की सी चेतावनी थी कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ ऐसा जो नेचुरल नहीं है। और फिर कैसी, जिसकी सेंसेस बहुत तेज हैं, वो पूछती है, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? बस ये एक सवाल ही पूरे माहौल को टेंशन से भर देता है, क्योंकि अब वो सब एक अनदेखे खतरे को लेकर अलर्ट हो गए हैं। जमीन पर कान लगाकर सुनने के बाद वो इस बात को पत्ता करती है, ये एक फुसफुसाहट है, मतलब एक मरमर। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है, क्योंकि ये इशारा करता है कि आने वाला खतरा कितना रहस्यमय और भयानक है। ये कोई मामूली आवाज नहीं है। और फिर आता है आखिरी और सबसे पक्का इशारा। आसमान में काले तूफानी बादल एक अजीबोगरीब सुपरनैचुरल स्पीड से इकट्ठा हो रहे हैं। ये कोई आम तूफान नहीं है, ये कुछ और है जो सीधा उनकी तरफ आ रहा है। और हम इसी सवाल के साथ यहाँ रुकते हैं, आखिर ये तूफान अपने साथ क्या लाने वाला है? ये एक जबरदस्त क्लिफहैंगर है जो हमें आने वाले खतरे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और अगले अध्याय के लिए बेचैन कर देता है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे शैडो स्लेव के चैप्टर 48 की और देखेंगे कि कैसी जिंदा रहने की एक सीधी साधी दौड़ प्रकृति के खिलाफ एक भयानक जंग में बदल जाती है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है नेफिस की इस एक लाइन से, जो आने वाले खतरे की घंटी बजा देती है। समझिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये उस भयानक तूफान का ऐलान है जो सब कुछ तबाह करने वाला है। तो पहला फेज है तूफान का आना। यहाँ किरदारों को एक ऐसा फैसला लेना है जिस पर उनकी जान दांव पर लगी है। सवाल यह है कि क्या वे खतरे की गंभीरता को समझकर ये नामुमकिन सा दिखने वाला दांव खेल पाएंगे। सनी की परछाई से पता चलता है कि उनका गोल, मतलब जहां उन्हें पहुंचना है, वो चट्टानें करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर हैं। अब सोचिए, एक भूल भुलैया के अंदर ये दूरी मौत और जिंदगी के बीच का फासला बन जाती है। तो सिचुएशन ये है कि हमारे कैरेक्टर्स दो जानलेवा रास्तों के बीच फंस चुके हैं। पीछे जाना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना, और आगे बढ़ना मतलब भूल भुलैया के खतरों से आमने सामने की टक्कर। तो सीधी सी बात है, उनके पास भागने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। चलिए अब आते हैं दूसरे स्टेज पर। यह है रेस अगेंस्ट टाइम। यहां से कहानी की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है और एक ऐसी भागदौड़ शुरू होती है जो सांसें रोक दे। और तभी नेफिस का एक कमांड, किसका इंतजार कर रहे हो, भागो। ये कमांड उनकी सारी हिचकिचाहट को जैसे एक झटके में खत्म कर देता है और सब अपनी जान बचाने के लिए एक पागलपन भरी रेस में कूद पड़ते हैं। और एक बात समझनी होगी, ये कोई मैराथन नहीं है, ये तो मौत से बचने की एक स्प्रिंट है। यहां एनर्जी बचाने का कोई स्कोप नहीं, पीछे मुड़कर देखने का कोई चांस नहीं, थकान की तो कोई बात ही नहीं, बस जिंदा रहना है। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ हताशा है और बचने की एक छोटी सी उम्मीद। और खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि भूल भुलैया के जो खूंखार मॉन्स्टर्स हैं वो भी डर के मारे छिप रहे हैं या भाग रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये जो तूफान आ रहा है वो उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक है। तो अब तक ये रेस सिर्फ समय के खिलाफ थे, लेकिन अब नहीं। अब शुरू होता है प्रलय का असली कहर। अब इंसान का सामना होगा नेचर की असली रॉ पावर से। और तभी तबाही का पहला संकेत सामने आता है। समंदर, हाँ, पूरा का पूरा समंदर ही भूल भुलैया के अंदर घुसने लगता है और जमीन धीरे धीरे पानी में समाने लगती है। पानी अब उनके घुटनों तक आ चुका है। हर एक कदम उठाना एक जंग जैसा हो गया है और जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, मौत का खौफ भी और गहरा होता जा रहा है। और देखते ही देखते पानी उनकी कमर तक पहुंच जाता है। उनकी रफ्तार अब लगभग रुक सी गई है।
ये दौड़ अब बचने के लिए एक हताश करने वाले संघर्ष में बदल गई है। बस इस पॉइंट पर आकर रेस खत्म हो जाती है। अब भागना नामुमकिन है। दूर से एक बहुत बड़ी, एक विशाल लहर आती दिख रही है और जिंदा रहना है तो उन्हें एक नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी, और वो भी फौरन। समझिए, ये सिर्फ बढ़ता हुआ पानी नहीं है, इसे कहा गया है प्रलय। ये नेचर की वो विनाशकारी ताकत है जो भूल भुलैया को जड़ से साफ कर देने के लिए आई है। तो जैसे तैसे चट्टानों तक पहुंचने के बाद जमीन की लड़ाई तो खत्म हो जाती है, लेकिन अब शुरू होती है अस्तित्व के लिए सीधी चढ़ाई, नीचे से उठती समंदर की लहरों के खिलाफ सीधा ऊपर की ओर। और ये कोई आसान चढ़ाई नहीं थी। सोचिए, एक तो गीली फिसलन भरी चट्टानें, ऊपर से तेज चीखती हुई हवाएं और मूसलाधार बारिश, और नीचे वो समंदर है जो लगातार ऊपर चढ़ रहा है। यहां पर एक छोटी सी गलती का मतलब था सीधी मौत। और तभी सनी की चीख हवा में गूंजती है, पकड़े रहो। ठीक उसी वक्त जब पहली विशाल लहर चट्टान से आके टकराती है। जिस चट्टान पर वो लटके हैं वो तक कांप उठती है। उस पल उन्हें अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आने लगती है। ये मंजर एक धीमी, दर्दनाक हार का है। पहले पानी उसके पैरों तक, फिर कमर तक, और फिर उसके कंधों तक पहुंच जाता है। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, समंदर उसे धीरे धीरे निगलता ही जा रहा है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, एक ऐसा मोड़ जहां सारी की सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। ये वो पल है जब जिंदगी बस एक धागे से बंधी है, और यहीं पर उसका शरीर जवाब दे जाता है। बेहिसाब थकावट और उन फिसलन भरी चट्टानों के आगे उसकी हिम्मत और ताकत दोनों टूट जाती हैं। और फिर एक पल में लहर की पूरी ताकत उसे दीवार से उखाड़ फेंकती है। वो एक हल्के से खिलौने की तरह पानी में बह जाता है। जिंदगी पर जो उसकी अकेली पकड़ थी वो भी छूट जाती है। तो एक पल के लिए सब कुछ जैसे रुक सा जाता है। क्या यही अंत है? क्या सारी मेहनत, सारी लड़ाई बेकार चली गई? और ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, निराशा के उस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखती है, एक सुनहरी रस्सी। ये नेफिस की फेंकी हुई जीवन रेखा है जो बिल्कुल आखिरी, लास्ट पॉसिबल सेकंड में उसकी तरफ आती है। तो हाँ, किरदार चट्टान की चोटी तक पहुंच तो गए, वो बच गए, लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक लड़ाई के बाद अब उनके सामने कौन सी नई चुनौतियां खड़ी हैं? और सबसे जरूरी सवाल, जिंदा रहने की इस जंग ने उन्हें हमेशा के लिए कितना बदल दिया है? नमस्कार, चलिए आज शैडो स्लीव के चैप्टर 49 की गहराइयों में उतरते हैं। ये वो चैप्टर है जो तनाव और स्ट्रैटेजी से पूरी तरह भरा हुआ है। हम इसकी कहानी को परत दर परत खोलकर समझेंगे। तो कहानी शुरू होती है बस इस एक एहसास से, कुछ तो गड़बड़ थी। सोचिए, एक भयानक तूफान गुजरा है। हमारा हीरो सनी बस कुछ पल के लिए सांस लेना चाहता है, आराम करना चाहता है, और तभी उसकी खुद की परछाई उसे किसी अनजाने खतरे की चेतावनी देने लगती है। तो कहानी का पहला हिस्सा एक तरह की भ्रामक शांति से शुरू होता है। ऐसा लगता है जैसे सब ठीक है। तूफान से थके हारे किरदार बस एक पल के लिए चैन की सांस ले ही रहे होते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। हमारे 3 किरदार हैं, सनी, नेफिस और केसी। तीनों शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं, और वो एक तूफानी समंदर के ऊपर एक चट्टानी पहाड़ी पर फंसे हुए हैं। चारों तरफ घना स्याह अंधेरा है जिसे बस कभी कभी कड़कती हुई बिजली की चमक चीर देती है। ये माहौल उनके अकेलेपन और उस पल में उनकी लाचारी को और भी बढ़ा देता है। अब देखिए, सनी इतना ज्यादा थका हुआ है कि उसे हिलना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसे आराम कहाँ। उसकी परछाई है कि मान ही नहीं रही। वो लगातार उसे एक अजीब सी बेचैनी दे रही है, एक अनदेखे खतरे का एहसास, और ये एहसास उसे मजबूर कर रहा है कि वो उठे और पता लगाए कि आखिर माजरा क्या है। और यहीं से वो झूठी शांति, वो धोखा एक झटके में टूट जाता है। एक ऐसी भयानक खोज होती है जो सब कुछ बदल देती है। यहां पे लेखक ने जो तनाव बनाया है वो कमाल का है। सोचिए, घना अंधेरा और फिर कड़ाक, आसमान में बिजली कौंधती है, और बस एक पल के लिए सब कुछ दूधिया रोशनी में नहा जाता है। तो सवाल ये है कि उस एक पल की रोशनी में उन्हें आखिर दिखा क्या? ऐसा क्या था जिसने उनके होश उड़ा दिए?
जवाब है 8। सिर्फ एक नंबर 8। 8 खामोश आकृतियां जो अब तक उस अंधेरे में छुपी हुई थीं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि वो कितने बड़े और भयानक खतरे में हैं। तो ये 8 आकृतियां थी कौन? ये थे शेल स्कैवेंजर्स, विशाल दैत्य जैसे जीव जो पहली नज़र में बिल्कुल चट्टानों के टुकड़ों जैसे लगते थे। सोचिए, वो चुपचाप बिना कोई आवाज किए हमारे किरदारों के चारों तरफ एक जानलेवा जाल बिछाकर लेटे हुए थे। जैसे ही सनी को यह सच्चाई पता चलती है, एक पल के लिए तो वो दहशत से जैसे जम ही जाता है, लेकिन वो तुरंत खुद पर काबू पाता है। वो फुसफुसाकर अपने साथियों को, नेफेस और केसी को चेतावनी देता है कि हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना, क्योंकि वो जानता है एक जरा सी भी गलत हरकत और सब खत्म। और यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। सनी का जो डर था वो अब एक ठंडी सोची समझी रणनीति में बदल जाता है। ये जो बदलाव है ना, वो कमाल का है। सनी के दिमाग में एक स्विच पलट जाता है। वो दहशत की हालत से निकलकर एकदम लेजर शार्प फोकस में आ जाता है। डर की जगह अब एक अजीब सी शांति है। प्रतिक्रिया की जगह अब कंट्रोल है। वो अब शिकार नहीं बल्कि एक शिकारी की तरह सोचने लगता है। वो शिकारी जो अब इस हालात पर काबू पाना चाहता है। और तब सनी को यह एहसास होता है कि जिस अंधेरे और तूफान से वो डर रहे थे, वो असल में उसका सबसे बड़ा हथियार है। ये जगह, ये माहौल एक परछाई जैसे हत्यारे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो जाल उसके लिए बिछाया गया था, अब वो उसका शिकारगाह बन चुका था। तो सनी के दिमाग में एक प्लान बनता है, एक बहुत ही खतरनाक प्लान। इसके 3 सिंपल से नियम थे। पहला, अंधेरे की आड़ में आगे बढ़ना। दूसरा, दुश्मन को भनक लगे बिना हमला करना। और तीसरा, हर एक को सिर्फ एक सटीक वार में खत्म कर देना। और अब एक्शन शुरू होता है। सनी अपने प्लान के पहले और शायद सबसे मुश्किल हिस्से को अंजाम देने के लिए अंधेरे में आगे बढ़ता है। इस पल में सनी जो महसूस करता है वो कमाल है। उसे लगता है जैसे वो आखिरकार अपने प्राकृतिक आवास में है। इस जानलेवा खतरे के बीचों बीच उसे डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति, एक गजब का फोकस महसूस होता है, जैसे कोई शिकारी अपने असली घर लौट आया हो। और यहां पर हमें सनी की असली काबिलियत दिखती है। देखिए कैसे वो बिल्कुल सधे हुए नपे तुले कदमों से पहले शेल स्कैवेंजर तक पहुंचता है। फिर बिना किसी आवाज के वो उस राक्षस के कवच पर छलांग लगाता है और एक ही वार में अपने डार्क स्टील ब्लेड को उसकी सबसे कमजोर जगह पर उतार देता है। कवच टूटता है और काम तमाम। सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। काम हो गया था। 8 में से 1 लक्ष्य खत्म। एक पल के लिए सनी को जीत का एहसास होता भी है, लेकिन वो उस फीलिंग को तुरंत दबा देता है, क्योंकि वो जानता है ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है। अभी भी 7 और खतरे उस अंधेरे में उसका इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब इस चैप्टर के आखिरी और सबसे बेचैन कर देने वाले हिस्से की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहां एक नया रहस्य सामने आने वाला है। पहले दुश्मन को मारने के बाद सनी को एक बहुत अजीब बात महसूस होती है। जो सिस्टम है, जिसे स्पेल कहते हैं, वो एकदम चुप है, खामोश। अब ये एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है, क्योंकि सिस्टम को तो तुरंत बताना चाहिए था कि एक दुश्मन मारा गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो मौत की कोई घोषणा हुई, ना ही शैडो फ्रैगमेंट्स मिलने की। और यही वो गड़बड़ी है जो सनी को अंदर तक हिला देती है। उसे यकीन है कि राक्षस मर चुका है, लेकिन सिस्टम से कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत है। और हम इस विश्लेषण को चैप्टर की इसी आखिरी दिल दहला देने वाली लाइन पर खत्म करेंगे। जब उसे एहसास हुआ तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। सनी को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं और कहानी हमें एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पे छोड़ देती है। तो सवाल यही है, आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया? तो शैडो स्लेव का चैप्टर 50 और माहौल में ना एक अजीब सा डर फैला हुआ है। एक ऐसा फैसला होने वाला है जो सच में जिंदगी और मौत के बीच की लकीर खींच देगा। तो चलिए देखते हैं कि इस जानलेवा जाल में आखिर होता क्या है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही भयानक एहसास के साथ। सोचिए, वही अंधेरा जो कभी एक सुकून भरी चीज थी, अब वो घुटन और खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। ऊपर से तूफानी बारिश, बिजली की कड़कड़ाहट, ऐसा लगता है मानो हर परछाई में कोई छिपा हुआ जानलेवा खतरा बस इंतजार कर रहा हो। तो कहानी का पहला हिस्सा एक जानलेवा रहस्य। हमारा हीरो सनी एक छोटे से तूफानी टापू पर फंसा हुआ है और वहां उसे क्या मिलता है?
कुछ ऐसा जो उसके दिल में खौफ भर देता है। सनी को वहां मिलते हैं 8 कार्निसेरोज। जी हाँ, वही खूंखार मॉन्स्टर्स जिनसे लड़ने के लिए वो वहां आया था। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, वो सब के सब पहले से ही मारे जा चुके थे। और कैसे, ये किसी को नहीं पता, एक बहुत ही अजीब रहस्यमयी तरीके से। और उन्हें जिस तरह से मारा गया था ना, वो सच में बहुत भयानक था। कहानी में लिखा है, उनके अटूट कवच को टिन के कैन की तरह काट दिया गया था। मतलब सोचिए, घाव इतने गहरे थे कि उनके अंदरूनी अंग तक बाहर आ गए थे। ये साफ था, ये किसी बहुत ही शक्तिशाली चीज का काम था। अब देखिए, पहले तो सनी को लगा, अरे वाह, काम तो आसान हो गया, दुश्मन तो पहले से ही ढेर है। लेकिन ये जो राहत थी ना, ये बस एक पल की थी। तुरंत ही ये एक ठंडे बर्फीले खौफ में बदल गई, क्योंकि उसे ये एहसास हुआ कि जो भी चीज इन मॉन्स्टर्स को मार सकती है, वो इनसे कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। और बस ये ही सवाल सनी के दिमाग में घूमने लगता है। आखिर ऐसी क्या चीज हो सकती है जो 8 खूंखार कार्निसेरोज को इतनी आसानी से खत्म कर दे? और यही सवाल इस पूरे चैप्टर का असली सस्पेंस है। और अब उस सवाल का जवाब मिलने का वक्त आ गया है। कहानी के इस हिस्से में पर्दा उठता है उस नए और भयानक खतरे से जो पास में ही अंधेरे में दुबका बैठा है। तो ये है वो कातिल। ये कार्निसेरोस से कहीं ज्यादा बड़ा था, विशाल। उसका कवच मानो खून के धब्बों वाला पुराना लोहा हो, बिल्कुल काला और गहरा लाल। और उसके हाथों की जगह हड्डी से बनी 2 बड़ी और धारदार दरांती थीं। ऐसी दरांती जो किसी को भी पलक झपकते ही चीर कर रख दे। और यहीं पर सनी का सबसे बुरा सपना सच हो जाता है। उसे एकदम से याद आता है कि उसने ऐसे मॉन्स्टर्स को पहले भी देखा है। अरे, ये तो उन्हीं असाधारण राक्षसों में से एक है जिन्हें उसने उस विशाल शार्क के शव से निकलते हुए देखा था। मतलब हद से ज्यादा शक्तिशाली। और अब उनमें से एक यहीं इसी टापू पर मौजूद था। इस भयानक सच्चाई को जानने के बाद सनी वापस अपने साथियों के पास लौटता है। और वहां उस खौफ से भरे माहौल में एक ऐसा आइडिया सामने आता है जिस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाए। ये हैरान कर देने वाला प्रस्ताव रखती है नेफिज। वो सीधी सीधी पूछती है, क्या हम उसे मार डालें? सोचिए, एक ऐसे मॉन्स्टर से लड़ने का आइडिया जो अभी अभी अपनी ताकत का इतना भयानक सबूत दे चुका है। बस यहीं से कहानी का टेंशन एकदम पीक पर पहुंच जाता है। और सनी का रिएक्शन बिल्कुल वही जो हम सब सोच रहे होंगे। वो सीधा बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? उसे यकीन ही नहीं होता कि नेफिस इतनी खतरनाक, इतनी सुसाइडल प्लानिंग के बारे में सोच भी कैसे सकती है। तो अब यहाँ पे 2 अलग अलग सोच आपस में टकराती हैं। एक तरफ है सनी का डर, जो साफ साफ कह रहा है कि ये मिशन सीधे सीधे मौत को बुलावा देना है। और दूसरी तरफ है नेफिस का एकदम ठंडा लॉजिकल तर्क कि अगर वो अभी नहीं लड़े तो सुबह होते ही वैसे भी मारे जाएंगे। अभी लड़ना शायद उनके बचने का एक अकेला छोटा सा चांस है। अब नेफिस के इस लॉजिक का सनी के पास कोई जवाब नहीं था। बातें तो उसकी एकदम सही लग रही थीं, लेकिन सनी के अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, एक बहुत ही गहरा मनहूस सा एहसास जो बार बार कह रहा था कि ये एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा गलती होने वाली है। ये बहस चल ही रही थी कि तभी ग्रुप की सबसे शांत मेंबर केसी कुछ ऐसा कहती है कि सब हैरान रह जाते हैं। वो एक ऐसा पॉइंट सामने रखती है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। केसी का सवाल सबकी सोच को एक नया एंगल देता है। वो पूछती है, क्या हम उस चीज पर अपनी सबसे बड़ी बढ़त को भूल रहे हैं? वो उन्हें याद दिलाती है कि उनके पास कुछ ऐसा है जो उस खूंखार मॉन्स्टर के पास नहीं है, और वही उनका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और उनकी वो सबसे बड़ी बढ़त क्या है? उनकी बुद्धि। वो सोच सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं। देखिए, मॉन्स्टर ताकतवर हो सकता है, बहुत ताकतवर, लेकिन है तो वो सिर्फ एक जानवर जो अपनी इंस्टिंक्ट्स पर चलता है। और बस यही एहसास उन्हें एक नई, भले खतरनाक, पर एक उम्मीद दे जाता है। और बस इस बहस के बाद ग्रुप एक भयानक फैसले पर पहुंचता है। मन में ना चाहते हुए भी वो इस खतरनाक रास्ते को अपना लेते हैं। लड़ाई अब होकर रहेगी, इससे टाला नहीं जा सकता। तो आखिर उनके पास कोई और रास्ता बचा ही क्यों नहीं था? पहला, वो सुबह तक वहीं फंसे हुए हैं।
दूसरा, उनका एकमात्र फायदा है सरप्राइज अटैक, जो सूरज निकलते ही खत्म हो जाएगा। और आखिर में उनका सीक्रेट वेपन है उनकी इंटेलिजेंस। लॉजिक एकदम साफ था, उन्हें लड़ना ही होगा और अभी लड़ना होगा। तो फैसला हो चुका था। सनी अपने दिल में उठ रहे डर के तूफान को दबाकर लड़ाई के लिए तैयार होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी, गंभीर सी दृढ़ता थी। वो जानता था कि आने वाले कुछ पल उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक पल होने वाले हैं। और ये चैप्टर खत्म होता है सनी के आखिरी मनहूस ख्याल के साथ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये एक लाइन हमें एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या उनकी बुद्धि उन्हें बचा पाएगी या फिर वो एक जानलेवा जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। तो चलिए आज शैडो स्लेव की दुनिया में गोता लगाते हैं और उस अध्याय को समझते हैं जहां एक बेहतरीन प्लान की टक्कर होती है एक बेरहम हकीकत से। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं, बल्कि ये जिंदा रहने के लिए एक बेताब कोशिश की दास्तां है। लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और सनी के दिमाग में ये अजीब सी बात घर कर जाती है। ये एक तरह की चेतावनी है, एक इशारा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और यही वो एहसास है जो आने वाले खतरे की नींव रखता है। यहाँ टीम एक ऐसे दुश्मन का सामना करने की तैयारी कर रही है जो सिर्फ एक जानवर नहीं है। वो जानते हैं कि उसे सीधी सीधी ताकत से हराया नहीं जा सकता, इसलिए हर छोटी बड़ी तैयारी जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। लड़ाई से ठीक पहले नेफिस मारे गए 8 मॉन्स्टर्स की आत्मा के टुकड़े सोख लेती है। ये एक बहुत जरूरी पावर अप है जो उसे उस खतरनाक जीव से लड़ने की ताकत देगा जिसका वो सामना करने वाली है। इसे ऐसे समझिए, नेफिस को जो शक्ति मिली है वो इतनी है जैसे उसने अकेले ही 16 छोटे मॉन्स्टर्स को मार गिराया हो। इस पावर ने उसके शरीर को और भी मजबूत, तेज और फुर्तीला बना दिया, और उन्हें इस ताकत की हर एक बूंद की जरूरत पड़ने वाली थी। उनका दुश्मन सेंचुरियन बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसकी चालाकी एक शिकारी वाली है जो आदतों पर चलती है, ना कि दिमाग पर। और यही वो कमजोरी है जिसका फायदा उठाने के लिए टीम ने अपना पूरा प्लान बनाया है। उनका प्लान एक बहुत ही सावधानी से बुना गया जाल है। हर कदम को दुश्मन की आदतों का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो उनकी स्ट्रैटेजी 4 एकदम सटीक स्टेप्स में बटी हुई है। पहले सनी चारा बनेगा, फिर सुनहरी रस्सी मॉन्स्टर को गिराएगी, इसके बाद सनी का ईको उसे जमीन पर दबोचे रखेगा, और आखिर में नेफिस जानलेवा हमला करेगी। सब कुछ टाइमिंग और एक्यूरेसी पर टिका है। सबके रोल एकदम साफ हैं। सनी ध्यान भटकाएगा, रस्सी जाल बिछाएगी, ईको मॉन्स्टर को रोकेगा, और नेफिस वो काम तमाम करेगी। ये एक परफेक्ट टीम वर्क है, बशर्ते सब कुछ प्लान के मुताबिक हो। और अब एक्शन शुरू होता है। प्लान काम करने लगता है। हर एक सेकंड कीमती है और हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने जाल के काम करने का इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। घंटी बजती है और मॉन्स्टर सीधा चारे की तरफ दौड़ता है। चट्टानों को तो ऐसे तोड़ रहा था मानो कागज हों। फिर ठीक प्लान के मुताबिक वो रस्सी से टकराता है और धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है, ईको उसे दबोचने के लिए कूद पड़ता है। एकदम सही टाइमिंग। और ये रहा वो मौका जिसका सबको इंतजार था। जैसे ही मॉन्स्टर बेबस होता है, नेफिस मौके का फायदा उठाती है, कवच में ठीक उसी कमजोर जगह पर हमला करती है जिसका उन्होंने पता लगाया था, और अपनी पूरी ताकत से तलवार को अंदर धकेल देती है। तलवार जैसे ही अपने निशाने पर लगती है, सनी के दिमाग में बस एक ही शब्द आता है, अच्छा। मतलब उनका प्लान पूरी तरह से काम कर गया। लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। क्या एक ही बार उस दैत्य को गिराने के लिए सच में काफी था? लड़ाई का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अभी शुरू होना बाकी था, और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। जो एक शानदार जीत होनी थी, वो अचानक जिंदा रहने की जंग बन जाती है। प्लान फेल हो चुका है, अब सिर्फ अफरा तफरी है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वो घाव जिससे कोई भी दूसरा मॉन्स्टर मर जाता, उसका उस पर कोई असर ही नहीं होता। उसे दर्द तक महसूस नहीं होता। वो बस हिलता है और लड़ाई जारी रहती है, और उसी पल उन्हें एहसास होता है कि वो किस भयानक ताकत से भिड़ रहे हैं। वो बस एक झटके में ईको को अपनी पीठ से ऐसे उछाल देता है जैसे कोई खिलौना हो। प्लान का बंधन वाला हिस्सा पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। अब एक घायल और गुस्सैल मॉन्स्टर आजाद है, और हालात और भी खराब हो जाते हैं। नेफिस, जिसने आखिरी हमला किया था, अब सबसे खतरनाक हालत में है।
उसकी तलवार मॉन्स्टर में फंसी हुई है और वो उसके सामने बिल्कुल निहत्थी खड़ी है। सनी हताशा में नेफिस के लिए कुछ वक्त खरीदने की कोशिश करता है और मॉन्स्टर के पैर के जोड़ पर हमला करता है। वही मूव जो पहले छोटे मॉन्स्टर्स के खिलाफ काम कर चुका था, पर इस बार उसकी तलवार मुश्किल से एक खरोच ही लगा पाती है। ये मॉन्स्टर बस एक अलग ही लेवल पर था। अब सब कुछ दांव पर लगा है। जाल टूट चुका है, टीम बिखर चुकी है और मॉन्स्टर का पूरा ध्यान अब उस पर है जिसने उसे चारा बनाया था। ये लड़ाई का आखिरी बेरहम पल है। जिस तेजी से वो मॉन्स्टर घूमता है वो खौफनाक है। एक पल पहले वो नेफिस से लड़ रहा था और अगले ही पल उसकी लाल आंखें सीधा सनी पर टिकी हैं। सनी के पास तो सोचने तक का वक्त नहीं है। और फिर वो हमला करता है। उसकी हड्डी की दरांती पूरी ताकत से सनी की छाती पर लगती है। बिल्कुल आखिरी पल में सनी अपनी शैडो से कवच को मजबूत करता है और बस यही एक चीज उसे तुरंत मरने से बचा लेती है। कवच तो बच गया, लेकिन हमले का जोर उसकी पसलियां तोड़ देता है और तब सनी को एहसास होता है कि वो कितना बुरी तरह घायल है। मैं अपने ही खून में डूब रहा हूँ। ये एक डरावना और साफ लम्हा है जो उसके दर्द की गहराई को बताता है। सनी जमीन पर बेबस पड़ा है। उसका शरीर जवाब दे रहा है, सोच धीमी पड़ रही है और उसे जो आखिरी चीज दिखती है वो है मॉन्स्टर की वो जलती हुई लाल आंखें जो उसे खत्म करने के लिए करीब आ रही हैं। और यहीं ये अध्याय खत्म हो जाता है और हमारे लिए एक डरावना सवाल छूट जाता है, क्या ये सनी का अंत है? इस विश्लेषण को देखने के लिए शुक्रिया और हम आपको सोचने के लिए इस सवाल के साथ छोड़ते हैं। तो चलिए आज हम शैडो स्लेव की दुनिया में उतरते हैं। एक ऐसे चैप्टर पर नजर डालेंगे जहां एक योद्धा मौत के दरवाजे पर खड़ा है। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं, बल्कि इस बात की है कि जब जिस्म साथ छोड़ दे तो क्या सिर्फ दिमाग के भरोसे जिंदा रहा जा सकता है। तो सीन कुछ ऐसा है। हमारा हीरो सनी एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई में फंसा है, बुरी तरह जख्मी, और उसके सामने खड़ा है एक भयानक मॉन्स्टर। सनी को अब लग रहा है कि बस यही अंत है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सनी की हालत असल में है कैसी। देखिए, उसका शरीर तो अब किसी काम का नहीं रहा और डर ने उसके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। मतलब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और नाउम्मीदी। पर इस पूरी नाउम्मीदी के बावजूद कहीं अंदर एक जिद बाकी है, जीने की जिद। उसे अपना एक पुराना वादा याद आता है, पता है, कि चाहे जो भी हो जाए वो जिंदा रहेगा। और बस यही एक छोटी सी चीज है जो उसे अभी भी थामे हुए है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ जीने की जिद से क्या होगा, खासकर तब जब दिमाग ही काम ना कर रहा हो, है ना? सनी को अपने इस डरे हुए मन को संभालने के लिए किसी सहारे की, किसी एंकर की जरूरत थी। और यहीं कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। उसके दिमाग में अपनी साथी का सिखाया हुआ एक पुराना सबक कौंधता है और यकीन मानिए यही सबक उसे इस अंधेरे से बाहर निकालने वाला है। ये सबक है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता का। तो उसकी साथी नेफिस उसने सिखा रहा था कि देखो, लड़ाई में हर एक्शन के सिर्फ दो ही मकसद होते हैं। पहला, अपने दुश्मन को मारो। दूसरा, अपने दुश्मन को तुम्हें मारने से रोको। बस सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन जब डर हावी हो तो यही सिंपल लॉजिक दिमाग को भटकने से बचाता है। तो इसी एक आइडिया को अपनी नींव बनाकर सनी अपने बिखरे हुए दिमाग को फिर से जोड़ना शुरू करता है, टुकड़ा टुकड़ा करके। और ये दिखाता है कि कैसे एक मजबूत प्रिंसिपल सबसे बुरे वक्त में भी सोचने का एक साफ रास्ता दे सकता है। तो अब सनी का दिमाग तो वापस काम करने लगा है, लेकिन शरीर तो अभी भी 1 इंच नहीं हिल सकता। ऐसे में उसके पास बस एक ही आखिरी ऑप्शन बचा है। तो क्योंकि सनी खुद तो लड़ नहीं सकता, वो अपनी शैडो पावर से बनाए गए एक क्रिएचर शेल स्कैवेंजर को लड़ने के लिए भेजता है। इसी को ईको भी कहते हैं, और सच कहें तो यही उसकी आखिरी उम्मीद है। अब देखिए, ये लड़ाई बिल्कुल भी बराबरी की नहीं है। सनी का ईको उस मॉन्स्टर के सामने बहुत छोटा है, कमजोर है, लेकिन उसकी एक खास बात है, उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। वो बस लड़ता है बिना किसी डर के और मॉन्स्टर को कुछ देर के लिए बिजी रखता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन ईको ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वो मॉन्स्टर अपने एक ही झटके में उसकी एक बांह काटकर उसे दूर फेंक देता है। अब ईको बुरी तरह जख्मी है और मॉन्स्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर। और ठीक उसी पल जब लगता है कि सब खत्म, कोई उम्मीद नहीं बची,
तभी किस्मत अपना पासा फेंकती है। आसमान से एक ऐसी मदद आती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इको लगभग हार चुका है। मॉन्स्टर अपना फाइनल जानलेवा हमला करने ही वाला है। क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा या अभी भी कुछ बाकी है? अचानक उस गरजते तूफान में से एक बिजली सीधी नीचे आकर गिरती है, ठीक बैटलफील्ड के बीच में। और होता यह है कि मॉन्स्टर की पीठ में जो तलवार फंसी थी ना, वो एक लाइटनिंग रॉड का काम कर जाती है। करोड़ों वोल्ट की बिजली उसके शरीर से गुजरती है और उसे जमीन पर दे मारती है। लेकिन बिजली के इतने जबरदस्त झटके के बाद भी वो मॉन्स्टर मरा नहीं। यकीन करना मुश्किल है, पर वो जिंदा है। हाँ, वो जमीन पर पड़ा है, उससे धुआं निकल रहा है, पर वो फिर से उठने की कोशिश कर रहा है। मतलब खतरा अभी टला नहीं है। अब मॉन्स्टर कुछ पलों के लिए कमजोर है, स्टन है, और इसी मौके पर मैदान में आती है सनी की साथी नेफेस। ये हमला करने का एक छोटा सा और शायद आखिरी मौका है। नेफिस तेजी से उस तलवार को पकड़ती है और मॉन्स्टर के आर्मर को तोड़ देती है, जिससे एक कमजोर हिस्सा खुल जाता है। और तभी घायल इको अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर अपना पंजा उसी कमजोर हिस्से में घुसा देता है और बस दोनों मिलकर उस विशाल मॉन्स्टर को नीचे गिरा देते हैं। लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी है। सनी और उसका इको दोनों ही अब टूटने की हालत में हैं। जैसे ही मॉन्स्टर गिरता है, सनी के दिमाग में एक ठंडी इमोशनलेस आवाज गूंजती है। ये आवाज उसे बता रही है कि इस नामुमकिन सी जीत के बदले उसे क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं। सोचिए, इतनी जानलेवा लड़ाई के बाद उसे मिलता है बस एक सिस्टम नोटिफिकेशन। बस यही एक आखिरी ख्याल उसके दिमाग में आता है, मैं जीत गया। और इसके साथ ही जिस विल पावर ने उसे अब तक होश में रखा था, वो भी जवाब दे देती है। उसका शरीर, उसका दिमाग सब हार मान लेते हैं और वो बेहोश हो जाता है। तो ये कहानी हमें क्या दिखाती है? यही कि जीत और हार के बीच का फासला बहुत ही कम होता है। ये सिर्फ ताकत की कहानी नहीं है, बल्कि दिमागी मजबूती और हाँ, किस्मत की भी है। पर एक सवाल यहां जरूर उठता है कि जब कोई जीत इतनी मुश्किल से और किस्मत के इतने बड़े सहारे से मिले, तो उस जीत के बाद आखिर में हाथ में आता क्या है? तो चलिए बात करते हैं शैडो स्लेव के चैप्टर 53 की। ये वो चैप्टर है जिसने सही मायनों में सब कुछ बदल दिया। हम देखेंगे सनी की मौत के मुंह से वो चमत्कारी वापसी, उसकी सोच का वो नया लेवल और सबसे जरूरी वो भयानक कीमत जो उसकी जान बचाने के लिए चुकाई गई। चलिए इस कमाल के चैप्टर में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कहानी यहां से कौन सा मोड़ लेती है। और कहानी हमें सीधा उसी पल में ले जाती है जब सनी मौत के दरवाजे से लौट रहा है। सोचिए, सब कुछ धुंधला है, शरीर पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन कुछ बहुत ही अलग होने वाला है। एक ऐसा चमत्कार जो आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। तो कहानी का ये पहला हिस्सा ना एक बहुत ही गहरे और दर्दनाक कॉन्ट्रास्ट पर टिका है। एक तरफ है सनी का वो अविश्वसनीय हीलिंग और दूसरी तरफ नेफिस का वो दर्द जिसे सहा नहीं जा सकता। और यकीन मानिए, यही वो पल है जो उनके रिश्ते की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख देगा, हमेशा के लिए। सनी की हालत मतलब पूरी तरह से खत्म, सांसें लगभग रुक चुकी हैं। और ठीक उसी वक्त हम नेफिस को देखते हैं। हाँ, उसकी आंखों में डर है, पर उससे भी ज्यादा उसके चेहरे पर एक पक्का इरादा है। वो जानती है कि उसे क्या करना है। उसे ये भी पता है कि इसकी कीमत क्या होगी और वो इसके लिए पूरी तैयार है। और बस यहीं से वो चमत्कार शुरू होता है। नेफिस की वो ताकत, वो प्योर, वो डिवाइन सफेद रोशनी सनी के टूटे हुए शरीर में बहने लगती है। ये कोई मामूली हीलिंग नहीं है, नहीं, ये तो जैसे जिंदगी को दोबारा जन्म देना है, एक ऐसी ताकत से जो इस दुनिया की लगती ही नहीं। अब ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस सीन की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। सोचिए, एक तरफ सनी है जिसे लग रहा है जैसे वो जन्नत में है, एक सुकून देने वाली गर्मी उसे घेर लेती है, सारा दर्द गायब। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ नेफिस है जो ऐसी तकलीफ से गुजर रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका शरीर दर्द से कांप रहा है, एक दबी हुई चीख निकल रही है। मतलब एक की जिंदगी दूसरे की पीड़ा बन जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है? भाई, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सनी का शरीर पूरी तरह से मतलब एक सेल तक ठीक हो जाता है। टूटी हड्डियां, फटा हुआ मांस, यहां तक कि उसके जो अंग कुचल गए थे, सब कुछ बस एक पल में ठीक हो जाता है। ये ऐसी हीलिंग है जो हर लॉजिक, हर नियम को तोड़ देती है।
ठीक है, तो अब कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं। हीलिंग के बाद ग्रुप एक पल के लिए राहत की सांस लेता है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। जल्द ही एक नया और पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक खतरा सामने आने वाला है। एक ऐसा खतरा जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। देखिए, इतनी बड़ी लड़ाई और उस चमत्कारी हीलिंग के बाद वे सब बुरी तरह से थक चुके हैं। हालत यह है कि उनमें से कोई पहरा भी नहीं दे सकता। पर उन्हें एक बात पता है, उन्हें उस सेंचुरियन की लाश से दूर जाना होगा। उन्हें डर है कि वो लाश किसी शिकारी को अपनी ओर खींच सकती है, और उनका ये डर बिल्कुल सही साबित होता है। और फिर आसमान से वो चीज उतरती है, एक ऐसा खौफनाक जीव जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सोचिए, एक लाश जैसा सफेद शरीर, 8 मकड़ी जैसे पैर, एक कौवे का भयानक सिर और वो विशाल काले पंख। ये मॉन्स्टर सीधा सेंचुरियन की लाश पर दावत करने के लिए आता है, और ये एक ही बात साबित करता है कि इस दुनिया में खतरे का कोई अंत नहीं है। और जितनी तेजी से वो आया था, उतनी ही तेजी से चला भी जाता है, पश्चिम की तरफ उड़ते हुए। उसके जाने के बाद जो खामोशी छाती है ना, वो बहुत बेचैन करने वाली है। वो खामोशी बचे हुए लोगों को बस यही याद दिलाती है कि इस विशाल और खतरनाक दुनिया में वे कितने छोटे और कितने कमजोर हैं। तो चलिए, अब बाहरी खतरों से ध्यान हटाकर सनी के अंदर क्या चल रहा है उस पर आते हैं, क्योंकि मौत को इतने करीब से देखने का असर सिर्फ उसके शरीर पर नहीं, बल्कि उसके दिमाग पर भी हुआ है। एक बहुत ही गहरा बदलाव, एक ऐसा बदलाव जो उसे हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। सनी को यह महसूस होने लगता है कि उसके अंदर कुछ बदल गया है। ये सिर्फ लड़ाई का शौक नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही गहरा और परमानेंट चेंज है। ऐसा लगता है जैसे मौत को छूकर वापस आने के उस अनुभव ने उसके दिमाग को पूरी तरह से रीवायर कर दिया है, और अब एक नया, कई ज्यादा ताकतवर सनी सामने आ रहा है। और इस नई स्टेट को वो नाम देता है क्लैरिटी या स्पष्टता। ये दिमाग की एक ऐसी हालत है जहां डर कमजोर पड़ जाता है, और दुनिया की हर उलझन, हर गड़बड़ी में भी उसे एक पैटर्न, एक ऑर्डर दिखाई देने लगता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया और बहुत ज्यादा खतरनाक तरीका है। तो ये क्लैरिटी आखिर है क्या चीज? सच कहूं तो ये एक पूरा गेम चेंजर है। अब उसका दिमाग एकदम शांत और फोकस्ड है। उसकी सोच बिजली से भी तेज है, और वो बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के एक्शन लेता है। यही चीज उसे एक डरे हुए सर्वाइवर से एक कोल्ड ब्लडेड शिकारी में बदल देती है। अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, अब वो खतरों को पहले से भांपेगा और उन्हें जड़ से खत्म कर देगा। और दोस्तों, यही इस चैप्टर का असली सार है। ये जो मेंटल लीप है ना, ये किसी भी फिजिकल पावर अप से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये उसकी एबिलिटीज का एक फंडामेंटल अपग्रेड है जो सीधा उसके दिमाग से आया है। उसने अपनी ओवरऑल पावर में एक जबरदस्त छलांग लगाई है, और ये उसके एक महान वॉरियर बनने के सफर की असली शुरुआत है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। यहां हम सनी और निफिस के बीच हुई उस शांत लेकिन इमोशनली बहुत भारी बातचीत को देखेंगे, जो एक दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने लाती है। एक ऐसी सच्चाई जो उनके रिश्ते को, अब जानते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। देखिए, नई मेंटल क्लैरिटी के बावजूद सनी अभी भी सोशली थोड़ा ऑकवर्ड है। वो नेफिस को थैंक यू बोलना चाहता है, पर उसे सही शब्द ही नहीं मिल रहे। ये एक बहुत ही प्यारा मोमेंट है जो दिखाता है कि इतनी ताकत के बाद भी अंदर से वो अब भी वही सनी हैं। और नेफिस का जवाब बिल्कुल नेफिस जैसा, प्रैक्टिकल, इमोशन से दूर। उसके लिए ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। हम एलाइज हैं, और एलाइज को जिंदा रखना एक लॉजिकल फैसला है। लेकिन अपनी नई क्लैरिटी के साथ सनी अब जानता है कि ये पूरा सच नहीं है। और यहीं पर उसकी नई क्लैरिटी का पहला असली टेस्ट होता है। वो नेफिस के उस लॉजिकल बहाने के आर पार देख सकता है। वो जानता है कि नेफिस ने जो दर्द सहा है वो सिर्फ अलायंस के लिए नहीं था, वो उससे कहीं ज्यादा था। इसीलिए वो घुमा फिराकर बात नहीं करता, सीधा मुद्दे पर आता है। वो उसकी ताकत के पीछे छिपे दर्द के बारे में पूछता है। और वो पूछता है एक बहुत ही सिंपल, सीधा, लेकिन बहुत ही गहरा सवाल। कोई ड्रामा नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बस एक ईमानदार सवाल जो उनके रिश्ते की सच्चाई को सामने लाने वाला है। वो पूछता है, कैसा लगता है? नेफिस का जवाब उतना ही सीधा और भयानक है। बस 3 शब्द जो उसकी तकलीफ की पूरी सच्चाई को सामने रख देते हैं।
हर बार जब वो अपनी उस जिंदगी देने वाली फ्लेम का इस्तेमाल करती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो जिंदा जल रही है। यही कीमत है उसकी ताकत की, उसके इस वरदान की। और फिर वो कहती है, ये सिर्फ दर्द है। शायद इस पूरी कहानी के ये सबसे दिल तोड़ देने वाले शब्द हैं। वो अपनी उस असहनीय पीड़ा को ऐसे बताती है जैसे वो कुछ भी नहीं है, बस एक मामूली सी चीज़ है जिसे बर्दाश्त करना है। और ये बात हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई ऐसे दर्द के साथ जीता है तो ताकत और तकलीफ के बीच की लाइन कहाँ बचती है, और आखिर कोई इस बोझ को कब तक उठा सकता है? शैडो स्लेव के चैप्टर 54 में आपका स्वागत है। एक बहुत ही भयानक लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन असली कहानी वो तो अब शुरू हो रही है। ये चैप्टर शांति, इनाम और एक ऐसे तोहफे के बारे में है जो सच में सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस लड़ाई की राख से आखिर क्या निकल कर आता है। कहानी की शुरुआत होती है सनी के इस अकेले सार्कास्टिक से ख्याल से। जो चीज उसे कभी एक कमाल की शक्ति लगती थी, वो अब इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने के लिए बस एक बेसिक जरूरत बन गई है। ये एक लाइन हमें सीधे उसके नजरिए और इस दुनिया की कड़वी सच्चाई में खींच लेती है। लड़ाई तो खत्म हो गई और अब वक्त है हिसाब किताब का। चलिए देखते हैं कि इस जीत के बदले में उन्हें क्या-क्या मिला। माहौल में एक अजीब सी शांति है। सनी अपने अंदर देख रहा है, अपनी आत्मा के समंदर में, जहां उसका कैरिन ईटर ईको धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सेंटूरियन के साथ हुई लड़ाई में वो लगभग तबाह हो गया था। जीत तो मिली, पर यह जीत बहुत महंगी पड़ी थी। तो इनाम का बंटवारा हुआ कैसे? देखिए, सनी को मिले 4 शैडो फ्रैगमेंट्स, क्योंकि आखिरी वार उसी के ईको ने किया था। लेकिन जो असली कीमती चीज थी, 2 अवेकन कोर, वो नेफिस को मिले। ये उन दोनों के बीच का समझौता था। उसने एक खुद रखा और दूसरा केसी को दे दिया। ये दिखाता है कि टीम के अंदर पावर और रिसोर्सेज कैसे बांटे जा रहे हैं। सनी का ये विचार उसकी कड़वी किस्मत को दिखाता है। उसका प्लान तो था कि वो छोटे-मोटे आसान शिकार करेगा, लेकिन इस शापित जगह ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यहां कोई कमजोर जीव है ही नहीं, सिर्फ अवेकन्ड लेवल के राक्षस हैं जो मौत का दूसरा नाम है। लेकिन इस लड़ाई से एक ऐसी चीज निकली जो शैडो फ्रैगमेंट्स और कोर्स से कहीं ज्यादा कीमती है। एक मेमोरी, एक ऐसी कलाकृति जो अपने अंदर इतिहास और शक्ति दोनों को समेटे हुए है। जब सनी रून्स को पढ़ता है ना, तो उसे सिर्फ एक कवच का विवरण नहीं मिलता, बल्कि एक भूली हुई कहानी की झलक मिलती है। 7 हीरो, अंधेरे के खिलाफ एक कसम और एक ऐसी कहानी जिसे वक्त ने लगभग मिटा ही दिया है। मतलब ये कवच सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा है। ये पढ़ते ही सनी को फौरन अपने पुराने टीचर प्रोफेसर जूलियस की याद आ जाती है। वो ड्रीम रेलम के इतिहास के दीवाने थे। अगर उन्हें ये मिलता तो वो खुशी से पागल हो जाते। ये एक छोटा सा पल है, पर यह हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया का इतिहास कितना बड़ा और अनकहा है। अब यहां से कहानी एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सनी के हाथ में इतिहास का एक इतना शक्तिशाली टुकड़ा है, लेकिन वो इसे अपने पास नहीं रखता। उसका अगला कदम नेफिस के साथ उसके कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते को और भी गहरा बनाने वाला है। सनी इस पल को थोड़ा नाटकीय बनाने की कोशिश करता है, पर नेफिस तो नेफिस है। उसकी तरफ से कोई खास रिएक्शन नहीं आता। उसकी कोई उत्सुकता ना देखकर सनी का सारा ड्रामा धरा का धरा रह जाता है और उसे आखिरकार खुद ही बताना पड़ता है कि तोहफा एक कवच है। अब देखिए, एक मेमोरी को किसी को देना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है, एक ऐसी चीज जिससे सनी को सख्त नफरत है। यह प्रोसेस सिर्फ जादुई नहीं है, यह बहुत ही अजीब और पर्सनल महसूस होता है, जैसे 2 आत्माओं के बीच कोई कनेक्शन बन रहा हो। और फिर वो पल आता है जिसका इंतजार था। नेफिस पहली बार उस प्राचीन शक्ति को बुलाती है। देखिए कैसे स्टारलाइट लीजन का कवच हकीकत में बदलता है। सबसे पहले रोशनी की चिंगारियां उसके चारों ओर एक घेरा बनाती हैं। फिर वो एक काले चिकने सूट का रूप ले लेती हैं, जो उसके शरीर पर बिल्कुल फिट हो जाता है। फिर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य लोहार काम कर रहा हो। बेदाग सफेद धातु के टुकड़े हवा में बनते हैं, पहले हाथों और पैरों को ढकते हुए, और फिर छाती पर जहां 7 सितारे चमक उठते हैं। आखिर में एक शानदार हेलमेट के साथ ये प्राचीन कवच सदियों बाद फिर से जिंदा हो उठता है। तो ये है इसका फाइनल लुक, हल्का, खूबसूरत, लेकिन उतना ही मजबूत। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं है,
ये एक स्टेटमेंट है। काले और सफेद का ये मेल उसे एक वॉरियर एंजल जैसा लुक देता है, एक ऐसा एंजल जो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। नफीस एक पल भी बर्बाद नहीं करती। वो अपनी तलवार के साथ कुछ मूव्स करती है और कवच उसके हर मूवमेंट के साथ बिल्कुल परफेक्टली बहता है। ऐसा लगता है मानो ये कवच हमेशा से उसी के लिए बना था। जब सनी बस इतना पूछता है तो कैसी है ये, नेफिस का जवाब आता है, बहुत बेहतर। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान और थोड़ी शर्म की झलक है, एक ऐसी चीज जो वो बहुत बहुत कम दिखाती है। बस इसी एक पल में सनी को पता चल जाता है कि उसका ये फैसला बिल्कुल सही था। तो इस नए कवच का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये पूरी टीम के भविष्य के लिए एक नई उम्मीद है। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। पहले वे हर पल मौत के साए में जी रहे थे, अब नेफिस के पास एक ऐसी सुरक्षा है जो खेल का पूरा रुख बदल सकती है। उनकी लड़ने की ताकत अब कई गुना बढ़ गई है। और आखिर में सब कुछ सनी की उस खामोश राहत पर आकर खत्म होता है। वो जानता है कि जब तक नेफिस खड़ी है तब तक उम्मीद जिंदा है। उसे सुरक्षित करके उसने असल में उन सभी को सुरक्षित कर लिया है। लेकिन ताकत हमेशा ध्यान खींचती है। ये नया कवच उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तो बनाता है, पर क्या ये उन्हें और भी बड़े और खतरनाक दुश्मनों का निशाना भी बनाएगा? क्योंकि इस दुनिया में हर शक्ति की एक कीमत होती है। नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प बातचीत में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी बातचीत जो हमें ये सिखाती है कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जा सकता है। और ये सब हम एक कहानी के जरिए समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाह, शुरुआत करने के लिए ये कुछ ज्यादा ही अजीब बात नहीं है? ये लाइन है कहानी के एक मेन कैरेक्टर सनी की। और जानते हैं, ये एक लाइन ही उसके बारे में सब कुछ बता देती है। मतलब दुनिया को देखने का उसका जो नजरिया है ना, वो एकदम हटके। ये वो किरदार है जो कभी भी वैसा नहीं सोचता जैसा लोग सोचते हैं। तो कहानी में 3 किरदार हैं। पहली है नेफिस, एक बहुत ही महान शूरवीर। दूसरी है केस, जो एक नाजुक राजकुमारी जैसी है। और फिर आता है सनी, जो खुद को बस एक नौकर या सेवक ही समझता है। तो पहली नज़र में देखें तो इनके बीच का जो सोशल डिफरेंस है वो बिल्कुल साफ साफ दिखता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि सनी खुद अपनी टीम को कैसे देखता है। मतलब उसका सोचना है कि अगर कोई बाहर वाला उन्हें देखे तो उसे क्या लगेगा? उसे लगेगा कि केस एक राजकुमारी है, नेफिस उसकी बॉडीगार्ड है और सनी वो बस एक नौकर है या शायद कोई पकड़ा हुआ छोटा मोटा बदमाश। और ये जो नज़रिया है ना, ये कहानी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही इमोशनल मोड़ आता है। ये वो पल है जब केस, जो हमेशा मजबूत दिखती है, टूट जाती है। वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबके सामने मान लेती है। देखते हैं कि ये कहानी यहाँ से कैसे आगे बढ़ती है। ये केस के शब्द हैं। वो खुद को दोषी मान रही है बेकार होने के लिए। सोचिए ज़रा, ये एक बहुत ही रॉ और इमोशनल मोमेंट है। और यहीं से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, किसी का खुद को एकदम बेकार महसूस करना। और देखिए, केस की ये जो निराशा है, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके पीछे पक्के कारण हैं। उसे चलने के लिए किसी से बंद कर रहना पड़ता है, खाना खाने के लिए दूसरों की मदद चाहिए। वो सबसे आसान काम भी बिना किसी की मदद के नहीं कर सकती। और उसे लगता है कि वो बदले में किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, कोई मदद नहीं कर सकती। शायद ये पहली बार था जब उसका वो मजबूत नकाब उतरा और उसका असली डरा हुआ चेहरा सामने आया। अब केस की इस हालत को देखकर सनी क्या करता है? वो उसे कोई झूठा दिलासा नहीं देता कि अरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, इसके बजाय वो एक कहानी सुनाना शुरू करता है। और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये उसकी अपनी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें केस के नजरिए को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। बस ये एक सवाल और सनी पूरी के पूरी बातचीत का रुख ही मोड़ देता है। अब फोकस केस की प्रॉब्लम से हटकर सनी के अपने काफी निराशाजनक अतीत पर चला जाता है। सच कहूं तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था, कहानी के जरिए कुछ सिखाने की एक बेहतरीन कोशिश। तो सनी अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो एक गुलाम था, जंजीरों में जकड़ा हुआ, लाचार और लगभग मरने ही वाला था। और इससे भी बुरी बात क्या थी, उसकी जो स्पेशल पावर थी उसे भी एकदम बेकार बताया गया था। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जब हालात इतने बिगड़ गए कि बचने का कोई रास्ता नहीं था, तब वही बेकार कही जाने वाली शक्ति अकेली ऐसी चीज थी जिसने उसकी जान बचाई। मतलब जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वही उसका सबसे बड़ा सहारा बन गई।
तो सनी की इस कहानी से आखिर सीखने को क्या मिलता है? असल में ये सिर्फ एक कहानी है ही नहीं, ये जिंदगी की एक फिलॉसफी है, एक ऐसा नजरिया जो किस्मत और मौके को बिल्कुल नए तरीके से देखने पर मजबूर कर देता है। सनी की फिलॉसफी के हिसाब से किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस अपने आप हो जाती है। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, नहीं। किस्मत वो चीज है जिसे बनाना पड़ता है, जिसे खुद हासिल करना पड़ता है। ये किस्मत को देखने का एक बहुत ही पावरफुल और एक्टिव तरीका है ना? और इस बात को एक बड़े ही सिंपल फॉर्मूले से समझा जा सकता है। सोचे, किस्मत क्या है? 50% हालात, यानी जो मौका आपको मिलता है, और बाकी का 50% है आपका एक्शन, यानी उस मौके को पकड़ने की आपकी काबिलियत। आधा मौका और आधा आपका एफर्ट, दोनों में से एक भी चीज कम हो तो किस्मत काम नहीं करेगी। अब सनी इस पूरी फिलॉसफी को वापस केस की प्रॉब्लम से जोड़ता है। वो समझाता है कि कैसे केस की सबसे बड़ी कमजोरी, उसका अंधापन, असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत का सोर्स बन सकता है। सनी का लॉजिक बड़ा सिंपल है। वो कहता है कि ये दुनिया, ये यूनिवर्स बैलेंस पर चलता है। अगर किसी को कोई बहुत बड़ी कमी मिली है, मतलब एक ऐसी कमी जो बिना मदद के एक डेथ सेंटेंस जैसी हो, तो उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए उसे उतनी ही बड़ी, उतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर भी जरूर मिलती है। केस को बस उस पावर को समझना है और उसे इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढना है। और सनी ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। वो लगभग भविष्यवाणी कर देता है कि एक दिन आएगा जब केस को ये बातचीत याद आएगी और उसे एहसास होगा कि वो कितनी नादान और बेवकूफ थी जो ऐसा सोच रही थी। ये दिखाता है कि सनी को अपनी इस फिलॉसफी पर कितना गहरा, कितना अटूट विश्वास है। और ठीक जब लगता है कि चलो बातचीत खत्म हुई, तभी केस एक ऐसी बात कहती है जो सबको चौंका देती है। एक ऐसा खुलासा जो सब कुछ, हर चीज बदल देता है। उसकी ये जो बेबसी है, ये जो लाचारी है, शायद उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही थी। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, आखिर केस की असली ताकत है क्या?